ओके हेलो दोस्तों। हम कर रहे हैं एवरेज और एवरेज की हम पहली शीट डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है और मैं पहले ही बता चुका हूं कि एवरेज से पेपर में टफ सवाल नहीं बनते, तो इन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू रखेंगे। अभी मैं आपको सिंपल जो क्वेश्चंस हैं वो करा रहा हूं। लैंग्वेज बेस्ड जो टिपिकल क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में वो अगली शीट्स में मिलेंगे देखने को। ठीक है, चलिए। फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 1 2 3 अप टू 10 आर टेकन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल दीज 100 नंबर्स। देखिए बहुत ही बेहतरीन और आसान सा सवाल है। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझते हैं है क्या। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 1 से लेके 10 तक की जो नंबर है, 1 से लेके 10 तक सबके 10 मल्टीपल लिए गए हैं, सबके 10 फर्स्ट 10 मल्टीपल लिए गए हैं। तो इस तरीके जो 100 नंबर बनेंगे उनका औसत क्या होगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं 1 2 3 और डॉट डॉट ऐसे 10 तक ये नंबर लिखूं तो इन सभी के फर्स्ट 10 मल्टीपल लिखे गए हैं। फर्स्ट 10 मल्टीपल का क्या मतलब है कि अगर मैं एक के पहले 10 मल्टीपल देखूं तो क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं 2 के फर्स्ट 10 मल्टीपल देखूं तो क्या होंगे 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 20। अगर मैं 3 के फर्स्ट 10 मल्टीपल देखूं तो क्या होंगे 3 6 9 12 15 डॉट 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 30। सही बात है। अगर मैं 10 के फर्स्ट 10 मल्टीपल देखूं तो क्या होंगे 10 20 30 डॉट 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 100। तो आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं, पहाड़ ही तो है, टेबल्स ही तो है। 1 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा और ऐसे 10 का पहाड़ा। तो टोटल कितने नंबर हो गए आपके भाई, टोटल आपके 100 नंबर्स नहीं हो गए, टोटल आपके 100 नंबर हो गए। 1 के पहाड़े, 2 के पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 10 का पहाड़ा, तो टोटल 100 नंबर हो गए। तो आपको इन सब का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है। बोलिए कोई डाउट है इसमें, किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए ये निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए सिग्मा 10। सिग्मा 10 याद रखना बहुत ज्यादा यूज होता है। सिग्मा 10 होता है आपका 55। सिग्मा 10 क्या होता है, ये होता है आपका 55। सिग्मा 10 का क्या मतलब है कि अगर मैं ऐड करूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, मतलब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो 55 होता है। 55 आता है ना, 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 और ये तुम्हारा 19 55 हो गया। क्लियर है। तो 1 से लेके 10 तक की अगर आप फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को ऐड करें तो 55 आता है। अगर ये स्टेटमेंट आपको पता है, जो कि क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज होता है, नंबर सिस्टम में भी एवरेज में भी, तो आप आसानी से कर सकते हो। नाउ अब गौर से समझना, अगर मैं भाई एवरेज निकलेगा कैसे, एवरेज तो ऐसे निकलता है, सारी संख्या को जोड़ दीजिए और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं इन सबको ऐड करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को, तो कितना आएगा, ऐड करके आएगा आपका 55। बोलिए सही बात है। अगर मैं इनको करूं 2 4 6 8 10 12 इनको 20 को, इन सबको ऐड करूं तो यहां पे देखिए अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं यहां से, तो 2 अगर सबसे कॉमन ले लूं, मैं लिखूंगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 20। 2 अगर मैं कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 10 बचेगा ना। तो डेट मीन्स 2 इंटू 55, तो क्या आएगा 2 इंटू 55। अरे बोलिए बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है ना। अगर मुझे इसको ऐड करना हो तो देखिए यहां से 3 कॉमन लूंगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 10। तो वो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 10 क्या बन जाएगा, 55 बन जाएगा। तो यहां से आएगा आपका प्लस 3 इंटू 55, प्लस 3 इंटू 55, यही चलता रहेगा, प्लस डॉट डॉट ये चलता रहेगा। कहां तक, अगर मैं 10 की टेबल को देखूं तो अगर 10 की टेबल में से मैं 10 कॉमन ले लूं और मैं ऐड करूं तो ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10, यानी कि यहां से क्या आएगा भाई, यहां से आएगा तुम्हारा 10 इंटू 55, 10 इंटू 55। तो जस्ट मैंने क्या कर दिया, सभी नंबर को ऐड कर दिया। आप इस क्वेश्चन को माइंड में सॉल्व कर सकते हो, माइंड में, ठीक है भाई। 55 सभी को मैंने ऐड कर दिया। टोटल कितने नंबर है, टोटल 100 नंबर है, तो मैंने 100 से डिवाइड कर दिया भाई। तो ये 100 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। क्लियर बात है यहां तक, ठीक है, ठीक है भाई। तो 55 प्लस 2 इंटू 55 प्लस 3 इंटू 55 ये हो गया, ठीक है ना। अगर मैं यहां से सबसे 55 कॉमन ले लूंगा तो मुझे बताओ ब्रैकेट में कितना बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट 10, वो फिर से क्या हो गया, वो भी 55 ही हो गया। तो 55 इंटू 55 और बटे कितना हो गया आपका 100 हो गया, बटे कितना हो गया 100।
क्लियर है। अब देखिए 55 की 55 में गुणा करना बड़ा आसान है। अगर 55 का स्क्वायर ही तो लिखना है तो 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 30 25। 30 25 डायरेक्टली आप लिख सकते हो 5 गुणा 5 25 और 5 प्लस 1 कितना होता है 6, तो 5 इंटू 6 30। 3025 बाई 100 यानी कि आंसर कितना जाएगा 30.25। 30.25 यानी कि जो डी ऑप्शन है भाई ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 30.25। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? तो ये बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी दम नहीं था इस सवाल में। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और ये आपके मेंस 2016 के पेपर का एग्जैक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है, तो ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, पहले आप मुझे वो करके दिखाइए, आप मुझे वो करके दिखाइए, गौर से समझना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, या फिर मैं आपको एक पैटर्न ही बताता हूं, मैं आपको पैटर्न ही बताता हूं, ध्यान से समझना। सपोज आपसे नंबर एवरेज निकालने के लिए बोला गया, इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है 1, तो 2,2, 3,3,3, ठीक है। एक सेट आपका ये हो गया 1, फिर दूसरा हो गया 2,2, फिर 3,3,3 और फिर ये 4,4,4,4, 4 बार 4, ठीक है। डॉट 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 डॉट, अब गौर से समझना, लिखा हुआ है n, n डॉट 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 n टाइम्स। ये आपको मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला ड्राइव करने वाला हूं, एक रिजल्ट आपको बताने वाला हूं कि इससे आप कोई भी सवाल कर सको। आपको इन सभी नंबर्स का एवरेज निकालना है। ये है क्या भाई, ये 1 लिखा हुआ है 1 बार, 2 लिखा हुआ है 2 बार, 3 लिखा हुआ है 3 बार, 4 लिखा हुआ है 4 बार, 5 लिखा होगा 5 बार, 6 लिखा होगा 6 बार, 7 लिखा होगा 7 बार, और यहां पे n लिखा हुआ है n टाइम्स। n कितनी बार लिखा हुआ n टाइम्स, तो आपको इन सभी नंबर का एवरेज निकालना है, औसत। अब एवरेज निकालने का क्या तरीका कि सभी नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जितने भी सेट ऑफ नंबर्स हैं सभी को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और जितने भी नंबर की काउंटिंग है, जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे ही तो निकलेगा, अरे ऐसे ही तो निकलेगा, मुझे बताइए। ठीक है, अब गौर से समझिए। तो सबसे पहले निकालना है मुझे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन सभी को समझ में, 1 लिखा हुआ 1 बार, 2 लिखा हुआ 2 बार, 3 लिखा हुआ 3 बार, 4 लिखा हुआ 4 बार, 5 लिखा हुआ 5 बार, n लिखा हुआ है n टाइम्स। ठीक है, तो सभी को ऐड करना, तो ये तो बड़ा इंपॉसिबल है कि 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 इस टाइप से आप बच्चों की तरह ऐड करो तो बहुत समय वेस्ट होगा। कोई बहुत बड़ी संख्या दे दी तो करना इसको टफ भी हो जाएगा। नो, अब इसको कैसे करेंगे, गौर से सोचना। 1 का मतलब है 1 स्क्वायर। ठीक है भाई, गौर से समझना। 2 + 2, अगर मैं 2 + 2 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 का मतलब कितना हो गया, 2 स्क्वायर। समझते रहना। 3 + 3 + 3, तीसरे सेट को हम ऐड करेंगे तो 3 + 3 + 3 कितना आएगा, 9। 9 का मतलब आ गया कितना, 3 स्क्वायर। गौर से सुनना, 4 + 4 + 4 + 4 16, 16 का मतलब कितना हो गया, 4 स्क्वायर। यहां पे होगा 5 + 5 + 5 + 5 5 बार यानी कि 25 यानी कि 5 स्क्वायर, प्लस डॉट 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 डॉट, ये चलता जाएगा कहां तक, n लिखा हुआ है n टाइम्स, n, n को ऐड करोगे तो n + n + n + n, n बार ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा आपका n स्क्वायर। क्या बन जाएगा, ये n स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, ये सभी ऑब्जर्वेशन का सम आ गया। इन सारे सेट ऑफ नंबर्स को मैंने क्या कर दिया, जोड़कर लिख दिया भाई। 1 का मतलब 1 स्क्वायर, 2 + 2 4 होता है, 4 का 2 स्क्वायर, 3 + 3 + 3 3 स्क्वायर, 4 + 4 + 4 + 4 4 स्क्वायर, 5 5 बार लिखा होता तो 5 स्क्वायर, n जो है n टाइम्स लिखा हुआ तो n स्क्वायर, सबको मैंने ऐड कर दिया। क्लियर है। अब यहां पे मुझे ये पता करना है कि ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितने, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितने, बोर्ड पे कितने नंबर लिखे हुए हैं। गौर से सुनना, 1 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 बार। 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार। 3 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार। 4 कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार। 5 कितनी बार लिखा होगा, 5 बार। चलता रहेगा डॉट डॉट डॉट, n कितनी बार लिखा हुआ, n टाइम्स यानी कि n।
तो मुझे बताइए क्या ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं आ गया कि यहां पे कितनी बार लिखे हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन बन गया अब ये हमारे लिए कि कितने भी नंबर दे दे आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। क्लियर है, सभी को बात समझ में आई ना? ठीक है, बात यहां तक। चलिए अब अगर मैं ऊपर वाली चीज को गौर से देखूं तो ये कुछ भी नहीं है, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, यही फॉर्मूला होता है। नीचे वाली चीज को गौर से देखो तो कुछ भी नहीं है, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू n प्लस 1/2। आप यहां पे अगर थोड़ा गौर से देखेंगे तो n इंटू एन प्लस 1 से n इंटू एन प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा भाई आपका? ये बचेगा 2n प्लस 1 देखिए 2 से 6 3 बार कट जाएगा ना, तो 2n प्लस 1/3। तो स्टैंडर्ड जो आपका एवरेज आएगा, जो एवरेज निकल का इन सभी सेट ऑफ नंबर का, वो कितना आ गया? 2n प्लस 1/3, 2n प्लस 1/3। क्लियर है, सभी को बात समझ में आई? अब अगर मैं आपसे एक सवाल इस तरीके से पूछ लूं कि आपके सामने ये नंबर लिखे हुए हैं 1, 2,2, 3,3,3 डॉट 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 88, 88 डॉट डॉट 88 टाइम्स, 88 बार लिखा हुआ है, 88। समझे कि नहीं? कहने का क्या मतलब है? इस तरीके से ब्रैकेट में बंद करके भी दे सकता है, यहां पे ब्रैकेट में बंद करके दे दिए इसने। जितने भी सेट ऑफ नंबर्स लिखे हुए हैं उनमें जो भी नंबर है सभी का एवरेज बताना है। इन सभी सेट ऑफ नंबर्स के में जितने भी नंबर पड़े हुए हैं उन सभी का क्या बताना है? आपको एवरेज औसत बताना है। तो अगर आप इस चीज को गौर से ऑब्जर्व करो तो कुछ भी नहीं है, 1 लिखा हुआ 1 बार, 2 लिखा हुआ 2 बार, 3 लिखा हुआ 3 बार, 4 लिखा हुआ 4 बार, 88 लिखा हुआ है 88 टाइम्स। तो सबसे पहले आपको इन सबको ऐड करना पड़ेगा, ऐड करोगे तो ऊपर स्क्वायर बनेगा, फिर इनको काउंट करना पड़ेगा, काउंट करोगे तो सीधा समेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो और मुझे पता है अभी अभी मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाला कि जो एवरेज आएगा इस फॉर्म का वो 2n प्लस 1/3 आता है। यहां पे n कितना है? n आपका यहां पे 88 है, तो 2 इंटू 88 प्लस 1/3। बोले कोई डाउट है? बात समझ में आई? तो 2 8 16 का 6, 176 प्लस 1/3 यानी कि 177/3। तो 3 पंजे 15, 2 3 नाम 27। तो आंसर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का? 59 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को खुद से एक बार और ट्राई करने की कोशिश करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको इस तरीके से नंबर दे रखे हैं सभी का एवरेज निकालना है तो 2n प्लस 1/3 आएगा। क्लियर है, रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद से इसको ड्राइव कर सकते हो अपने तरीके से। कहां से आप देख सकते हैं? 1 लिखा हुआ था 1 बार, 2 लिखा हुआ था 2 बार तो 2 स्क्वायर हो गया, 3 लिखा हुआ था 3 बार तो 3 स्क्वायर हो गया, 4 लिखा हुआ था 4 बार तो 4 स्क्वायर सम हो गया, 5 लिखा हुआ था 5 बार तो 5 स्क्वायर हो गया, n लिखा हुआ था n बार n स्क्वायर हो गया। तो सभी को मैंने एड अप कर लिया तो स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। 1 बार लिखा हुआ तो 1, 2 बार लिखा हुआ तो 2, 3 बार लिखा हुआ तो 3, 4 जो है 4 बार लिखा हुआ तो 4। तो सभी को मैंने काउंट कर लिया। काउंट करने के बाद जब मैंने इनको ऐड करा तो ये किसका? फर्स्ट n नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला बन गया। डिवाइड कर सीधे सीधा 2n प्लस 1/3 आ गया। अब जो सवाल 2016 में इसके पेपर में आया था ये आपको बच्चों वाला लगेगा, सेम वही तो क्वेश्चन है। 1 लिखा हुआ 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 लिखा हुआ है 7 बार। एवरेज पूछा है तो एवरेज क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1/3, दिस विल बी द एवरेज है भाई। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 प्लस 1/3, तो 7 दूनी 14 प्लस 1 15, 15/3 यानी कि कितना आ जाएगा एवरेज? 5। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा आपका? 5। बोले कोई डाउट है? तो यहां पे चूंकि आपको नंबर कम दे रखे थे तो आप इसको ट्रेडिशनल भी तरीके से निकाल सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन अगर नंबर ज्यादा बढ़ा दिए जाएं तब आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से समझना। इफ एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन
x1 x2 डॉट डॉट x20 इज y, देन एवरेज ऑफ x1 माइनस x1 x2 माइनस x1 x3 माइनस x1 कॉमा x20 माइनस x1 का कितना होगा, तो आंसर आ जाएगा y माइनस x1। कुछ भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको पता होना चाहिए। क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट है? आपके पास 20 ऑब्जर्वेशन है। कौन कौन से 20 ऑब्जर्वेशन है? x1 x2 x3 डॉट 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 x20, 20 ऑब्जर्वेशन होंगे। इनका एवरेज कितना है? इनका एवरेज है y, तो बताना है देन दी एवरेज ऑफ, तो एवरेज बताना है आपको किसका? x1 माइनस x1 x2 माइनस x1 x3 माइनस x1, मतलब हर ऑब्जर्वेशन में से मैंने 101 हटा दिया, हर ऑब्जर्वेशन में से 101 माइनस कर दिया, तो अब एवरेज कितना होगा इन संख्याओं का? तो जाहिर सी बात है, बहुत ही आसान सी बात है कि अगर x1 x2 डॉट डॉट x20 का एवरेज y था और अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन में से 101 माइनस कर दूं तो एवरेज में से भी 101 माइनस हो जाएगा, एवरेज में से भी 101 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? किसी भी स्टूडेंट को एवरेज में से भी 101 माइनस हो जाएगा, मतलब हर नंबर में, हर ऑब्जर्वेशन में आपको सेम एक्शन परफॉर्म करना है। यहां से भी 101 माइनस किया, यहां से भी 101, यहां भी 101, यहां भी 101, तो एवरेज में भी 101 माइनस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी में से 101 घटा रहे हो, किसी में जोड़ रहे हो, किसी में कुछ और घटा रहे हो, कुछ और जोड़ रहे हो। जो सेम टू सेम ऑपरेशन आप हर एक ऑब्जर्वेशन में करेंगे, एवरेज में भी उतना ही चेंज आएगा, एवरेज में भी सेम ऑपरेशन होगा। अगर आप हर ऑब्जर्वेशन में से 101 घटा रहे हो तो एवरेज भी 101 कम हो जाएगा, हर ऑब्जर्वेशन में 101 जोड़ोगे तो एवरेज भी 101 बढ़ जाएगा। अगर हर ऑब्जर्वेशन को 2 गुना कर दोगे तो एवरेज भी 2 गुना हो जाएगा, अगर हर ऑब्जर्वेशन को तुम आधा कर दोगे तो एवरेज भी आधा हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको चीजें दिखाता भी हूं, गौर से समझना। ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने नंबर्स लिखे A B C D E, ये हैं, और इनका जो एवरेज है वो सपोज x है, इनका जो एवरेज है वो कितना है भाई? x है। कोई डाउट है? एवरेज कितना है आपका? x है। क्लियर है? एवरेज कितना है? x है। अगर एवरेज x है तो x की जो वैल्यू होगी, मुझे बताइए x की वैल्यू क्या होगी? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटे 5, यही होगी। अब हुआ क्या? मैंने हर ऑब्जर्वेशन को m से गुणा कर दिया। हर ऑब्जर्वेशन को अगर मैं m से गुणा कर दूंगा तो ये बताइए am हो जाएगा, ये आपका ये कितना हो जाएगा? bm हो जाएगा, ये cm हो जाएगा, ये dm हो जाएगा और ये आपका em हो जाएगा। मैंने हर एक ऑब्जर्वेशन को m से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो हाँ, कोई दिक्कत है? अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया, गौर समझते हैं ना, उसके बाद मैंने हर एक ऑब्जर्वेशन में से n माइनस भी कर दिया। हर ऑब्जर्वेशन में से मैंने सपोज n घटा दिया, यहां से भी n घटा दिया, हर ऑब्जर्वेशन में से मैंने n घटा दिया, यहां भी n माइनस कर दिया, यहां भी n माइनस कर दिया। क्लियर है? कोई डाउट है? देखिए मैंने सेम एक्शन लगाया, हर ऑब्जर्वेशन को मैंने m से गुणा किया, m से गुणा करने के बाद मैंने n घटाया। अब मुझे बताओ कि ये जो न्यू नंबर आपके पास आए हैं इनका एवरेज कितना होगा? तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अगर मैंने हर ऑब्जर्वेशन को m से मल्टीप्लाई किया तो एवरेज में भी m से ही मल्टीप्लाई हो गया होगा, एवरेज हो गया होगा mx। अगर मैंने हर ऑब्जर्वेशन में से n घटाया है तो एवरेज में से भी n माइनस हो गया होगा, मतलब सेम एक्शन लगेगा आपका, x इंटू m माइनस 1, ये आपका नया एवरेज हो जाएगा। और ये कैसे है इसको जरा वेरीफाई भी कर लेते हैं, गौर से समझना। अगर मैं यहां पे पुट करूं, अगर मैं इसको पुट नहीं करना है, अगर मैं यहां पे इन पांचों नंबर का, अगर मैं इन पांचों नंबर का एवरेज फिर से निकालना चाहूं तो सभी को एडअप करेंगे। जब एडअप करेंगे तो गौर से समझना, am bm cm dm em, यहां से तो m कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। गौर से सुनना, माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन, तो 5 बार हो गया तो माइनस का 5n। तो ये क्या हुआ? मैंने सभी ऑब्जर्वेशन को जोड़ लिया, ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद मुझे एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने 5 से डिवाइड किया तो देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, m इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटे 5 और ये माइनस का n
बोलिए कोई डाउट है यहाँ पे? तो ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटे 5 ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका x। क्या है ये? a तो x ही है, ये तो x ही है। तो m ये क्या है तुम्हारा? x है। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का एवरेज कितना है तुम्हारा? x। m इंटू एक्स और ये तुम्हारा माइनस का m, मैंने 5 से डिवाइड किया था। तो देखिए कितना आ गया एवरेज? m इंटू एक्स माइनस n आ गया कि नहीं? क्लियर है? तो जो ऑब्जर्वेशन में मैंने एक्शन परफॉर्म किया सेम टू सेम वो ही आपका एवरेज में भी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज मैंने आपको प्रूफ करके बता दी, यहां तक कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है बात? तो ये जो सवाल था आप इसको वर्बली सॉल्व कर सकते थे कि अगर हर ऑब्जर्वेशन में से 101 घटा रहे हो तो आपका एवरेज भी 101 कम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक सवाल और लेते हैं इस पे, उसको खुद से ट्राई करना। सवाल नंबर 29 सॉल्व करने की कोशिश करो। 126 संख्याओं का औसत 951 है। यदि प्रत्येक संख्या को 0.2 से गुणा किया जाए और 3.6 में जोड़ दिया जाए तो संख्या के नए सेट का औसत ज्ञात करें। संख्याओं के नए सेट का औसत ज्ञात करें। तो 126 संख्याओं का औसत है कितना? 951। प्रत्येक संख्या को 0.2 से गुणा किया तो एवरेज भी 0.2 से गुणा हो जाएगा। अगर हर संख्या में 3.6 जोड़ रहे हो तो एवरेज में भी 3.6 जोड़ जाएगा और ये नए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का एवरेज नहीं आ जाएगा क्या? तो एक ही लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भाई। 126 संख्याओं का औसत 951 है। अगर हर संख्या को 0.2 से गुणा कर देंगे तो एवरेज भी 0.2 से गुणा हो जाएगा। हर एक संख्या में आपने 3.6 ऐड किया तो एवरेज भी प्लस 3.6 बढ़ जाएगा। तो सिंपल सा कितना आंसर आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा भाई आपका 190.5 190.2 और प्लस 3.6, सो 193.8। यस 193.8 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई भी डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? तो आसान से क्वेश्चन है, ऐसे सवाल बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं भाई सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 मेंस के पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, गौर से समझना है। ऑफ दी 3 नंबर्स हुज एवरेज इज 22। 3 नंबर का औसत दे रखा है 22। फर्स्ट इज 3/8 दी सम ऑफ अदर 2। फर्स्ट नंबर जो है वो अदर 2 नंबर के सम का, फर्स्ट नंबर जो है अदर 2 नंबर के सम का कितना है? 3/8। 3/8 है। व्हाट द फर्स्ट नंबर? तो फर्स्ट नंबर क्या है? तो आंसर है 18। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आंसर क्या है? 18। जस्ट लुक एट दी ऑप्शंस। ऑप्शन पे एक बार जरूर नजर मारा करो। मैंने आपको ऑप्शन मेथड भी बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है, हिट एंड ट्रायल भी मैंने आपको सिखाया, मैंने आपको कंसेप्ट भी सिखाया। अगर आप केवल ऑप्शन के सहारे चलना जानते हो तो भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। अगर आप केवल कंसेप्ट पे फॉलो करते हो तो भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आपको आनी सारी चीज चाहिए। तो यहां पे अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखो, फर्स्ट नंबर जो है अदर 2 नंबर के सम का 3/8 है। मतलब अदर 2 नंबर का सम अगर 8 है, गौर से सुनना, ये तुम्हारा फर्स्ट नंबर है, ये तुम्हारा फर्स्ट नंबर है और ये तुम्हारे सेकंड और थर्ड नंबर का सम है। ये तुम्हारे सेकंड और थर्ड नंबर का सम है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दे रखा कि फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड और थर्ड नंबर के सम का अदर 2 के सम का, अदर 2 मतलब सेकंड और थर्ड नंबर के सम का 3/8 है। मतलब अगर सेकंड और थर्ड नंबर का सम 8 है तो फर्स्ट नंबर कितना है आपका? 3। फर्स्ट नंबर कितना है? 3। तो ये रेशियो आ गया यहां से। अब फर्स्ट नंबर जो भी हो 3 का तो मल्टीपल होने चाहिए। आंसर तुम्हारा फर्स्ट नंबर की वैल्यू पूछिए तो 3 का मल्टीपल तो होगा ही आंसर। 3 का मल्टीपल ना तो 16 है, ना 20 है, ना 22 है। आंसर क्या होगा? एक ही ऑप्शन 3 का मल्टीपल है 18 और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको मार्क कर देना था क्वेश्चन को। क्लियर है? सभी को बात समझ में? अगर मेथड से सॉल्व करना है तो क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि फर्स्ट नंबर जो है अदर 2 नंबर यानी कि सेकंड प्लस थर्ड नंबर के सम का 3/8 है, यानी कि इनका समय दी 8 यूनिट है, तो फर्स्ट नंबर 3 यूनिट है। लेकिन तीनों नंबर का एवरेज 22 दे रखा है। अगर तीनों नंबर का एवरेज 22 है, अगर एवरेज 22 है, तीनों नंबर का सम कितना होगा? तीनों नंबर का सम होगा 66। अगर औसत 22 है तो सम कितना हो जाएगा तीनों नंबर का? 3 × 22 यानी कि 66। तीनों नंबर का सम 66 है। तीनों नंबर का सम एक्चुअली है कितना? 3 यूनिट प्लस 8 यूनिट यानी कि 11। तो 11 यूनिट के लिए क्वेश्चन में 66 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6।
अगर 1 की वैल्यू 6 तो फर्स्ट नंबर तो 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। तो ये आपने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करना भी कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ना नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। द एवरेज ऑफ 3 consecutive odd number is 52 more than 1/3 of largest of these numbers. What is the smallest of these number? तो बहुत ही आसान सवाल है। आपके पास तीन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, तीन क्रमागत विषम संख्याएं। तीन विषम संख्याएं मुझे बताइए कितने के गैप पे होती हैं? 2 के गैप पे। विषम संख्याएं 2 के गैप पे आती हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको x-2 मान लूंगा, ये x है तो ये कितना हो जाएगा आपका x+2। सबसे आसान तरीका है x-2 x और x+2 मानना। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो एवरेज क्या है, मिडिल वाली संख्या कितनी आ गई x। क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो एवरेज है यानी कि जो x है ये 52 मोर है 1/3 ऑफ लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर क्या है? x+2। लार्जेस्ट नंबर x+2 के 1/3 से, 1/3 से 52 ज्यादा जो है आपका इनका एवरेज है, यानी कि ये हो गया इक्वल। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है यहां पर? क्लियर है? चलिए, आपको ये इक्वेशन बनाने वाली चीज जरूर आनी चाहिए, क्योंकि हर चीज फेल हो जाएगी पर ये चीज कभी फेल नहीं होगी। अरे बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो एवरेज जो है लार्जेस्ट नंबर के 1/3 से 52 ज्यादा है, सबको दिखाई दे रहा। वही बात हमने लिख दी मैथमेटिकल फॉर्म में। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, तो 3x बराबर हो जाएगा x+2 प्लस 3 दूनी 6, 156। सही बात है। तो 2x बराबर हो जाएगा आपका 158, तो x बराबर हो जाएगा आपका 79। x के लिए 79 आ गई, पर आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, स्मॉलेस्ट नंबर आपसे यानी कि x-2 पूछा है, तो 79 - 2 यानी कि कितना आएगा? 77। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? तो चुटकियों का सवाल था, पूछा हुआ सवाल है मेंस का। नेक्स्ट सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एलजेब्रा का भी है और आपके एवरेज का भी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। द एवरेज ऑफ x एंड 1/x इज m, x इज नॉट इक्वल टू 0। साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि यदि x और 1/x का एवरेज m है, देन द एवरेज ऑफ x² एंड 1/x²। तो x² एंड 1/x² का एवरेज क्या है? क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? देखिए बड़ा ही आसान सा सवाल है, गौर से सुनना कि अगर x+1/x का एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज सपोज आपके पास अगर एक नंबर x है, दूसरा 1/x है, तो दोनों को जोड़ के अगर मैं आधा कर दूं, यही तो होगा एवरेज। और ये एवरेज आपको क्वेश्चन में कितना बता रखा है? m। सो दिस इज m। तो यहां पे अगर गौर से देखो तो मैं ये कह सकता हूं कि x+1/x के लिए किसके बराबर है? 2m के। वर्बली x+1/x की वैल्यू किसके बराबर है? 2m के। आपसे पूछा है x² एंड 1/x² का एवरेज। तो सबसे पहले अगर x+1/x के लिए 2m है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालना। कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं कि x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू होगी वो कुछ नहीं, 2m का होल स्क्वायर माइनस 2, 2m का होल स्क्वायर माइनस 2। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। आपको अलजेब्रा में एक चीज पता होनी चाहिए, मैं आपको सिखाऊंगा अभी, तो आपको पता चल जाएगा कि x+1/x बराबर यदि k है तो x² प्लस 1/x² क्या होता है? k² माइनस 2 होता है। और ये आया कहां से? दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए, x+1/x का होल स्क्वायर बराबर k² आ जाएगा, तो वहीं से ही रिजल्ट निकल के आता है। तो सिंपल सा, अगर x+1/x आपको 2m दे रखा है तो x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा भाई? 2m का होल स्क्वायर माइनस 2। 2m का होल स्क्वायर मतलब 4m²। 2m का होल स्क्वायर मतलब 4m²। बोलिए कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? लेकिन आपसे x² प्लस 1/x² नहीं पूछा, आपसे x² और 1/x² का एवरेज पूछा है। एवरेज पूछा है मतलब बटा 2 करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं करना, बटा 2 कर दीजिए दोनों तरफ से। तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 2m² - 1। 2m² - 1 यानी कि सी ऑप्शन।
सी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? बहुत ही बेहतरीन और आसान सा क्वेश्चन था ये। क्लियर है? चलिए, तो ये वर्बली सॉल्व होने वाला सवाल था। अब मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं, वो आप खुद से ट्राई करना कि अगर x प्लस 1/x का एवरेज k है, अगर x प्लस 1/x का एवरेज k है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का एवरेज कितना होगा? इसका एवरेज कितना होगा? ट्राई करना आप। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सवाल नंबर 33 क्या बोल रहा है? इन नंबर x इक्वल्स 80% ऑफ द एवरेज ऑफ 5, 7, 14 एंड ए नंबर y। द एवरेज ऑफ x एंड y इज 26, देन द वैल्यू ऑफ y इज। तो बहुत ही आसान है, यहां पे दो वेरिएबल x और y के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है x और y का जो एवरेज है, x और y का जो एवरेज है वो 26 है। अगर x और y का एवरेज 26 है तो जाहिर सी बात है कि x प्लस y कितना होगा? 52। 26 दूनी 52, कितना होगा? 52। x प्लस y 52 हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x इक्वल 80% ऑफ द एवरेज ऑफ 5, 7, 14 एंड ए नंबर y। तो x की जो वैल्यू है 80%, 80% का मतलब कितना होता है? 4/5। 4/5 गुना है इन सभी संख्याओं के एवरेज के। तो इन सभी संख्याओं का एवरेज कितना होगा? 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 14 26, 26 प्लस y बटे कितना चला जाएगा भैया? 26 प्लस y बटे 4, 1 2 3 4, टोटल 4 ही नंबर है ना, बटे 4। कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? 5, 7, 14 और y का एवरेज निकाला तो 7, 5, 12 प्लस 14, 26 प्लस y बटे 4 का 80%, यानी कि 4/5 किसके बराबर है? x के बराबर है। क्लियर है? तो देखिए गौर से देखिए, 4 से 4 कट गया, 5x इक्वल टू किसके आ गया? 5x इक्वल टू आ गया 26 प्लस y के। तो दूसरी इक्वेशन आपकी यहां से बन गई। बट आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? आपसे क्वेश्चन में y की वैल्यू पूछी है, तो हम केवल y की वैल्यू में इंटरेस्टेड हैं। तो अगर हम केवल y की वैल्यू में इंटरेस्टेड हैं तो यहां से हम x की वैल्यू को मैनिपुलेट कर देते हैं। कितना? 52 माइनस y। 52 माइनस y आप यहां पे चिपका दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 260 माइनस 5y बराबर 26 प्लस y। क्लियर है? तो ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 2, 10 में 6 गया 4, 234। 234 बराबर 6y। क्लियर है? 234 बराबर 6y। कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? तो यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी? 6 × 18 और ये 5, 6 × 54, 39। सो y की वैल्यू कितनी आएगी? 39, यानी कि सी ऑप्शन। क्लियर? कोई डाउट है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, सवाल नंबर 34। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आया है। ठीक है, तो ध्यान से समझना इस सवाल को। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? इफ ए बी सी डी कॉमा ई आर 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, देयर एवरेज इज। यदि ए बी सी डी 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या है? ए बी सी डी ई, ये हो गया तुम्हारा ए बी सी डी ई। सही, ये 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो इनका एवरेज पूछा है। तो मुझे बताओ कि अगर ये क्रमागत ऑड नंबर है, कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर है, तो एवरेज हमेशा मिडिल में लाई करेगा, एग्जैक्ट मिडिल में। दैट मीन सी जो है यही तुम्हारा एवरेज हो जाएगा एकदम मिडिल में। तो आंसर सी होना चाहिए। कहीं भी आपको सी नहीं दिख रहा ऑप्शन में, ऑप्शन थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है और कुछ भी नहीं है। अगर ये तुम्हारा ए है, ये कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर है, तो बी की जो वैल्यू होगी वो ए से 2 ज्यादा यानी कि a+2 होगी, और सी की जो वैल्यू होगी वो बी से भी 2 ज्यादा यानी कि a+4 होगी। ये ए है, ये a+2 है, a+4 है, a+6 है, a+8 है, तो सी की वैल्यू जो है वो कितनी है? a+4। तो आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो है डी ऑप्शन, यानी कि a+4। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? आपका जो एवरेज है वो सी है, सी नहीं दे रखा, घुमा फिरा के कितना दिया हुआ? a+4। क्लियर? बात समझ में? आसान सा सवाल है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35 भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, गौर से समझना। ए बी सी डी ई एफ जी आर कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर, जे के एल एम एन आर कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स,
द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इज। अब यहां पे स्टूडेंट गलती करते हैं, मैं आपके सामने लिख रहा हूं ABCDEFG, सही है। मैं आपके ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, यहां पे क्या लिखा हुआ है JKLMN, ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, सही है। सभी संख्याओं का औसत, तो इन सभी नंबर्स का आपसे क्या पूछा है, एवरेज पूछा है। तो गौर से सुनना, अगर ABCDEFG कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है तो एवरेज जो है एग्जैक्ट मिडिल में होगा, यानी कि D जो है इसका एवरेज हो जाएगा। अगर JKLMN कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है तो एवरेज एग्जैक्टली मिडिल में होगा, तो एवरेज आपका L हो जाएगा। तो इनका एवरेज है D, इनका एवरेज है L। कुछ स्टूडेंट जो है D+L/2 आंसर मार्क कर देते हैं, जो कि एकदम गलत है। आंसर ये नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है C ऑप्शन। आपको एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, टोटल 7 ये प्लस 5 ये, टोटल 12 संख्याएं, 12 संख्याएं। एवरेज निकलता क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये टोटल कितनी संख्याएं, टोटल 7 संख्याएं, ये टोटल 7 नंबर्स हैं और इन नंबर्स का एवरेज D है, तो इनका सम कितना होगा, 7D। कितना होगा इनका सम, 7D होगा, इन सभी का 7D होगा। अगर मैं इन 5 नंबर की बात करूं तो इनका एवरेज L है और ये टोटल 5 नंबर है, तो इन 5 नंबर्स का जो टोटल सम होगा वो 5L होगा। जो टोटल सम होगा वो 5L होगा। तो इनका टोटल सम 7D है, इनका टोटल सम 5L है। हमको निकालना है एवरेज, तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो 7D + 5L, ये तो क्या हो गया, सभी नंबर का सम आ गया। इन 12 के 12 नंबर का क्या आ गया, सम आ गया। नंबर कितने, 7 + 5 टोटल 12 है, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, ये एवरेज आ गया। तो एवरेज जो आएगा 7D + 5L/12 होगा। क्लियर, कोई डाउट है, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग सवाल देखेंगे भाई, सवाल नंबर है 36। 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है ना। द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज k। द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आर आल्सो इंक्लूडेड, हाउ मच मोर देन k विल द एवरेज ऑफ दीज 10 नंबर्स बी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो k है। अगर अगली 3 संख्याओं को, अगले 3 नेचुरल नंबर को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो टोटल अब कितनी संख्या हो जाएंगी, टोटल 10 संख्या हो जाएंगी, 7 पहली और 3 अब की। तो इन 10 संख्याओं का अगर मैं एवरेज निकालूं तो k से कितना ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये जो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं ये कौन से, कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। तो अगर इस टाइप का सवाल पेपर में आए तो जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है अपनी मर्जी से लेट कर लीजिए, अपनी मर्जी से कुछ ही मान लीजिए, वो सबसे आसान तरीका होता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती और आपको ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं पड़ता। जैसे कि यहां पे क्या है कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का एवरेज k बोला है तो मैं 7 क्रमागत संख्या मेरे लिए सबसे आसान रहेगी, मैं ये मान लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7। बताइए क्या ये 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। एवरेज जो होगा जस्ट मिडिल में होगा, यानी कि ये होगा एवरेज 4। तो यानी कि एवरेज जो k की वैल्यू है ये मैंने कितनी निकाल ली, 4 निकाल ली, 4। अगर अगली 3 संख्याओं को भी इंक्लूड कर लें, अगली 3 संख्या भी इंक्लूड कर ली हमने, तो 7 के बाद अगली 3 संख्याएं क्या हो जाएंगी, 8 9 10। अगली 3 संख्या भी हमने इंक्लूड कर ली, तो टोटल अब ये कितनी संख्या होगी, 10 होगी। अगर टोटल अब ये 10 संख्याएं, अगर मैं इनका एवरेज निकालूं तो मुझे बताइए इनका एवरेज कितना आएगा, 1 और 10 के बीच में, यानी कि ये आएगा तुम्हारा 5.5। तो नया जो एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इन 10 संख्याओं का जो नया एवरेज हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5.5। और पहले कितना था एवरेज, पहले था 4। तो कितना बढ़ गया एवरेज, 4 से 5.5 कितना बढ़ गया, 1.5 इंक्रीज हो गया। यानी कि इन 10 नंबर का जो एवरेज है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा, 1.5। कितना इंक्रीज हो जाएगा, 1.5। बोलिए कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को यहां तक।
तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी दम नहीं है इसमें। तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी से लेट मान के क्वेश्चंस को कर सकते हो। क्लियर है? पहले 4 था एवरेज, अब कितना हो गया 5.5 हो गया, तो कितना इंक्रीज हो गया एवरेज 1.5 इंक्रीज हो गया, बी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है भाई, सवाल नंबर है 37। अच्छा क्वेश्चन है, गौर से समझना। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर स्टार्टिंग विद m इज n। m से शुरू होने वाले 5 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो n है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर? तो 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का एवरेज कितना होगा स्टार्टिंग विद m+2, जो कि m+2 से स्टार्ट होते हैं, जो कि m+2 से स्टार्ट होते हैं। तो यहां पे ना तो m के बारे में बोला गया है या ना ही यहां पे n के बारे में बोला गया है। तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नंबर ले सकता हूं, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले सकता हूं स्टार्टिंग से। तो एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर स्टार्टिंग विद m इज n। तो स्टार्टिंग विद m से शुरू होने वाले 5 क्रमागत नंबर, तो m की बजाय मैं क्या मान लेता हूं कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। क्लियर है? तो मैंने यहां पे m की वैल्यू को क्या मान लिया 1 मान लिया कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो m से स्टार्ट होने वाले यानी कि 1 से स्टार्ट होने वाले 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो एवरेज है वो एवरेज है n। तो ये एवरेज क्या है? एवरेज आ रहा भी यहां पे 3 है ना, एवरेज 3 आ रहा है ना। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई आपकी 3। n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई 3। बोलिए कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? सो दिस विल बी 3। बात समझ में आई? चलिए अब व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर स्टार्टिंग विद m+2। m+2 से शुरू होने वाले 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज कितना होगा? m+2, m की वैल्यू क्या मानी थी मैंने? m की वैल्यू 1 मानी थी, तो m+2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो 3 से शुरू होने वाले 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 3 से शुरू होने वाले 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन कौन से? 3 4 5 6 7 8। 3 4 5 6 7 8 ये होंगे। 3 4 5 6 7 8 अगर नंबर है तो इनका एवरेज कितना आएगा? m+2 से शुरू होने वाले 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 3 4 5 6 7 8। इनका एवरेज जो आएगा 11/2 यानी कि 5.5 आएगा एग्जैक्ट मिडिल में। एग्जैक्ट मिडिल में एवरेज कितना है? 5.5। 5.5 एवरेज आया। क्लियर है? तो पूछा है वो 5.5 ये कितना है? तो बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। कितना है? 5.5। जो ऑप्शन मुझको n = 3 रखने पर 5.5 दे वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जो ऑप्शन मुझको n = 3 रखने पर 5.5 देगा वही आंसर हो जाएगा। क्या ये देता है? 3 दूनी 6 + 5 11/2 5.5। ये नहीं देता, ये भी नहीं दे रहा, ये भी नहीं दे रहा। आंसर क्या आ गया तुम्हारा? फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? कुछ करने की जरूरत नहीं। या फिर सिंपल सा यही देख सकते हो कि n की वैल्यू अगर 3 है, अगर n की वैल्यू 3 मान रखी है मैंने, तो ये जो m+2 से स्टार्ट होने वाले जो 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं इनका एवरेज कितना आया? इनका एवरेज 5.5 है। इनका एवरेज 5.5 आया यानी कि कितना ज्यादा है? 2.5 ज्यादा है। 2.5 ज्यादा यानी कि 3 से 2.5 ज्यादा, यानी कि आंसर जो होगा वो n से 2.5 ज्यादा होगा। आंसर क्या होना चाहिए? n+2.5। n+2.5 कहां लिखा हुआ? ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा भाई आपका ये फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? 1 2 3 4 5 m की वैल्यू मैंने 1 मान ली। 1 से स्टार्ट होने वाले 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं जिनका एवरेज कितना है? 3। तो n की वैल्यू 3 हो गई। अब m+2 यानी कि 3 से स्टार्ट होने वाले ये 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इनका एवरेज कितना है? 5.5। तो 5.5 जो है 3 से कितना ज्यादा है? 2.5, यानी कि एवरेज की वैल्यू जो है वो 2.5 ज्यादा आएगी हमेशा ही। तो अगर n था एवरेज, पहले कितना था? n, तो n से 2.5 ज्यादा यानी कि n+2.5 फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे और सवाल हम लोग करने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 38 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर गिवन। 8 क्रमागत संख्याएं दी हुई हैं। एवरेज ऑफ द 2 नंबर्स दैट अपीयर इन द मिडिल इज 6। जो मिडिल में 2 नंबर अपीयर होते हैं उनका एवरेज 6 है। तो बताइए सम ऑफ 8 गिवन नंबर। तो 8 गिवन नंबर का सम क्या है? इन 8 नंबर का सम योग क्या है? तो 8 क्रमागत संख्याएं दी हुई हैं। तो ये देखिए ये रही 8 क्रमागत संख्या 1 2 3
4 5 6 7 8, ये हो गई 8 क्रमागत संख्याएं। बोलिए कोई दिक्कत? बीच में उपस्थित दोनों संख्याओं का औसत 6 है। तो बीच में उपस्थित, मुझे ये बताओ कि बीच में उपस्थित दो संख्याएं यही वाली होंगी? भाई इन देखिए 3 संख्या इधर है, 3 संख्या इधर है, तो एग्जैक्टली मिडिल में ये पड़ी, एग्जैक्टली मिडिल में ये 2 संख्याएं पड़ी। अब इन 2 संख्याओं का औसत क्या बोला है उसने? 6 बोला है। इन 2 संख्याओं का औसत क्या बोला है उसने? 6 बोला है। तो बताइए कि ये जो 8 नंबर है इनका सम क्या है? अब ये जो देखो आंसर क्या होगा देखते ही पता लग गया 48, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 8 क्रमागत संख्याएं। अगर 8 क्रमागत संख्याएं तो एवरेज एकदम एग्जैक्ट मिडिल में लाई करेगा। अगर एवरेज एग्जैक्ट मिडिल में लाई करेगा तो यहां पे मिडिल में जो संख्याएं आ रही हैं वो ये 2 आ रही हैं। इन 2 संख्याओं के 3 इधर है, 3 इधर है, तो एवरेज जो होगा इन 2 संख्याओं, इन 2 नन्ही मुन्नी संख्याओं का एवरेज ही आपका इन 8 संख्याओं का एवरेज होगा। तो इनका जो एवरेज दे रखा है वो 6 दे रखा है। दैट मीन्स ये जो 6 है ये बहुत अच्छा नंबर है। क्यों? क्योंकि इन दोनों संख्याओं का एवरेज होने के साथ साथ इन 8 संख्याओं का एवरेज भी है। क्योंकि ये जो 6 है ये एग्जैक्ट मिडिल में, ये जो 6 है ये एग्जैक्ट मिडिल में पड़ रहा है 6। तो ये इन 8 संख्याओं का एवरेज है 6 और टोटल संख्याएं 8। तो 8 संख्याओं का सम कितना हो गया? 6 इंटू 8 यानी कि 48। तो वर्बली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल नंबर है भाई 39 एंड सवाल नंबर 39 इज ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। कॉपी पेन लेके वीडियो पॉज करके पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें सवाल को हल्के में ना लें। सवाल इज डेंजरस, करिए ध्यान से। पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर एंड द एवरेज ऑफ ऑल द इवन नंबर्स अप टू n इज एन इवन नंबर। समझ में आया क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब है आपको डिफरेंस बताना है एवरेज के बीच। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज। तो 2 सेट ऑफ नंबर्स हैं, 2 अलग अलग सेट ऑफ नंबर्स हैं, उनके बीच उनके एवरेज का डिफरेंस बताना है। किसका डिफरेंस? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, फर्स्ट n इवन नंबर के एवरेज, फर्स्ट n इवन नंबर के एवरेज एंड एवरेज ऑफ ऑल द इवन नंबर्स अप टू n, और ऑल दी क्या भाई एंड द एवरेज ऑफ ऑल द इवन नंबर अप टू n, और n तक की सभी सम संख्याओं के एवरेज का डिफरेंस बताना है जहां पर n एक इवन नंबर है, n एक इवन नंबर है। अब इस क्वेश्चन को तुम बड़े ध्यान से समझो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक बार मैं हिंदी में भी समझा रहा हूं। पहली n सम संख्याओं के औसत, पहली n सम संख्याओं के औसत स्टार्टिंग से 2 4 6 8 10 से n तक जो भी सम संख्याएं, पहली n सम संख्याओं के औसत, फर्स्ट n सम संख्याओं के औसत और n तक के सभी सम संख्याओं के औसत और n तक की जो सम संख्याएं उनके औसत के बीच का क्या बताना है? अंतर। अब इसको मैं मैथमेटिकली समझाता हूं। क्वेश्चन में कहीं भी n की वैल्यू नहीं बताई गई है, बस इतना बोला गया है कि n इज एन इवन नंबर। बस इतना बोला गया है कि n एक इवन नंबर है, इतना बोला गया है कि n एक इवन नंबर है। n की वैल्यू कुछ भी नहीं बताई गई है, तो मैं अपनी मर्जी से n की वैल्यू कुछ भी ले सकता हूं, कुछ भी, कोई कंफ्यूजन ना हो। इसलिए मैं आपको मैथमेटिकल फॉर्म की बजाय पहले न्यूमेरिकल वैल्यू से समझा रहा हूं। n की वैल्यू कुछ भी ले सकता हूं। तो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए और आपको समझाने के लिए मैं ये मान लेता हूं कि सपोज n की जो वैल्यू है भाई, n की जो वैल्यू है वो 6 है। n की वैल्यू क्या मान ली मैंने? 6 मान ली, 6। अगर n की वैल्यू 6 है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एवरेज का डिफरेंस पूछने जा रहा है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर, फर्स्ट 6 इवन नंबर के एवरेज, तो फर्स्ट 6 इवन नंबर होंगे क्या? फर्स्ट 6 इवन नंबर होंगे 2 4 6 8 10 और ये 12। ये फर्स्ट 6 इवन नंबर, ये फर्स्ट 6 इवन नंबर है और फर्स्ट 6 इवन नंबर का जो एवरेज है ये कितना आएगा? ये आएगा आपका एग्जैक्ट मिडिल में यानी कि 7। ये आएगा 7 भाई। 12 प्लस 2 14/2, 14/2 कितना आएगा तुम्हारा? 7 नहीं आएगा। तो फर्स्ट 6 इवन नंबर का एवरेज कितना आएगा तुम्हारा? 7। कितना आ गया भाई? 7। कितना आ गया? 7। गौर से समझ लो, क्लियर है? n की वैल्यू को मैंने 6 मान लिया, n एक इवन नंबर है।
तो फर्स्ट 6, एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर, तो फर्स्ट सिक्स इवन नंबर क्या हो जाएंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12 और उनका एवरेज कितना आ जाएगा? 7, तो 7 हो गया। क्लियर है? अब देखिए, एंड द एवरेज ऑफ ऑल द इवन नंबर अप टू n, और n तक की सभी इवन संख्याओं का एवरेज, n तक की सभी इवन संख्याओं के एवरेज का डिफरेंस, n तक की, और n तक की का मतलब क्या है कि यहां पे n की वैल्यू क्या मानी है मैंने? 6 मानी। लाइन डेंजरस है। n की वैल्यू मैंने 6 मानी, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 तक की, 6 तक की जितनी भी सम संख्याएं हैं, 6 तक इंक्लूडिंग 6, अप टू 6, अप टू n बोला है ना, तो 6 तक की जितनी भी इवन संख्याएं उनके औसत, तो 6 तक की अगर मैं इवन संख्या निकालने लगूं तो देखिए 6 तक कौन कौन सी आती है? एक तो 2, एक 4 और एक 6, यही तो आएंगी 6 तक। बोलिए कोई डाउट है? 2, 4 और 6 क्वेश्चन में। अब किसी को कोई डाउट है? यहां पे मैंने n की वैल्यू को 6 माना, तो क्वेश्चन को अकॉर्डिंग एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर या फिर एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर, तो फर्स्ट 6 इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, उनका एवरेज कितना है? 7। लेकिन एवरेज ऑफ इवन नंबर्स अप टू n तक की सभी इवन संख्याओं का एवरेज, तो n मतलब 6 तक की सभी इवन संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 2, 4, 6, 2, 4, 6 होंगी, 2, 4, 6 होंगी, और 2, 4, 6 का जो एवरेज है वो कितना है? 4। 2, 4, 6 का एवरेज कितना आया है? 4। अगर एवरेज 4 आया तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा, इनका डिफरेंस कितना है? 3। इनका डिफरेंस आया भाई 3। कितना आया डिफरेंस? 3। अगर डिफरेंस 3 आया है तो जो ऑप्शन मुझे n बराबर 6 रखने पर 3 देगा वही आंसर होना चाहिए। n के वैल्यू को मैंने 6 माना है। क्या ये 3 देता है? ये नहीं देता। क्या ये 3 देता है? ये भी नहीं देता। क्या ये 3 देता है? यस ये देता है। क्या ये 3 देता है? ये नहीं देता। आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से वैल्यू एज्यूम करके इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। आप इवन n की वैल्यू को 2 भी एज्यूम कर सकते थे। आप इवन n की वैल्यू को 2 भी एज्यूम कर सकते थे। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन को समझाने के लिए n की वैल्यू को 6 माना, कुछ भी n की वैल्यू को मान सकते थे, डजंट मैटर। तो अब आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर हुई होगी, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को मैथमेटिकल इस तरीके से बनाना चाहूं बिना न्यूमेरिकल वैल्यू लेट के, तब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये बात आपको समझनी है। ये बात आपको समझनी है। क्लियर है? सबसे पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि यहां पे दिया हुआ है n इज एन इवन नंबर। ये n इज एन इवन नंबर, ये लाइन थोड़ी डेंजरस है। सपोज मैं आपके सामने लिखूं फर्स्ट 50 इवन, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। तो आपको ये लॉजिक समझना पड़ेगा कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर में 25 तो इवन होंगे और 25 ही ऑड होंगे। 25 इवन होंगे, 25 ही ऑड होंगे। मैं आपके सामने लिखता हूं फर्स्ट 72 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 72 नेचुरल नंबर में 36 ही आपके इवन होंगे और 36 ही आपके ऑड होंगे। इतनी बात तो समझ में आती है, क्योंकि एक इवन के बाद ऑड इवन ऑड इवन ऑड ऐसे चलता है। क्लियर है? कोई डाउट है? भेदभाव हमने किसी के साथ किया नहीं है। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक लाइन और भी बता रखी है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स मैंने आपको बता रखा क्या होता है? n+1। इसी तरीके से एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर कितना होता है? n। यहां पे आपको निकालना है डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर कितना होगा? n+1 होगा। सिंपल सी बात है। एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर कितना होगा? n+1। एंड द एवरेज ऑफ ऑल द इवन नंबर अप टू n, और n तक की सभी सम संख्याओं के एवरेज, n तक की। तो अगर देखो ये यहां से यहां तक तुम्हारी लिखा हुआ है n संख्याएं आपकी लिखी हुई है यहां से यहां तक, गौर से समझना। n संख्याएं ये लिखी हुई है यहां से यहां तक, और गौर करना इस बात पे कि n इवन नंबर है। यहां से यहां तक गौर करना इस बात पे कि n संख्याएं लिखी हुई हैं और n जो है एक इवन नंबर है। तो इन n संख्याओं में मुझे ये बताइए कि इवन संख्याएं कितनी होंगी? n/2 ही इवन होंगी
और n/2 ही ऑड होंगी। बोलो कोई डाउट है? n/2 ही इवन होंगी और n/2 ही ऑड होंगी। क्लियर है? जैसे कि मैं आपके सामने ये 50 संख्याएं लिख दूं तो 50 संख्याओं में आपकी n/2 ही इवन होंगी, 25 ही इवन होंगी, 25 ही ऑड होंगी। यहां पे टोटल n संख्या लिखी हुई है, जबकि n इज एन इवन नंबर, तो n/2 इवन होंगी, n/2 ऑड होंगी। तो ये जो n/2 इवन संख्याएं आई हैं, ये जो n/2 इवन संख्याएं आई हैं, ये फर्स्ट n/2 इवन संख्या है, ये फर्स्ट n/2 इवन नंबर है, और ये जो फर्स्ट n/2 इवन नंबर है इनका एवरेज कितना होगा? n/2 प्लस 1। ये जो फर्स्ट n/2 इवन नंबर है इनका एवरेज कितना होगा? n/2 प्लस 1, n/2 प्लस 1। और इनका दो डिफरेंस ही तो पूछा है, तो n+1 और n/2 प्लस 1 का डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कितना जाएगा? 1 से कट गया n/2, तो डिफरेंस आएगा आपका n/2, यानी कि सी ऑप्शन। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? तो बहुत ही आसान सा है, ये आपका मैथमेटिकल फॉर्म से हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर है वही 40, सवाल नंबर है 40, एंड सवाल नंबर 40 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, गौर से समझना। आसान नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। एवरेज ऑफ n नंबर इज a, n संख्याओं का औसत स्मॉल a है। फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 2, सेकंड वन इज इंक्रीज्ड बाय 4, थर्ड वन इज इंक्रीज्ड बाय 8 एंड सो ऑन। द एवरेज ऑफ न्यू नंबर्स इज, तो न्यू नंबर्स का एवरेज कितना होगा? अब गौर से सुनिए, एवरेज ऑफ n नंबर इज a। ठीक है, वैसे तो आप इस सवाल को वर्बली भी सॉल्व कर सकते हो। अब यहां पे मैं इसको दोनों तरीके से बताऊंगा, आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। एवरेज ऑफ n नंबर इज a, तो यहां पे देख लेते हैं हम 1 2 3, मैंने ये ले ली, 3 संख्या ले ली, तो 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, दैट मीन्स मैंने n की वैल्यू को कितना ले लिया? मैंने n की वैल्यू को ले लिया 3, n की वैल्यू को मैंने 3 ले लिया, और n की वैल्यू को 3 लेते ही एवरेज जो आया 3 संख्याओं का, a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई आपकी 2, a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2 आ गई। नाउ अब क्या कि फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 2, फर्स्ट नंबर को मैंने 2 बढ़ा दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सेकंड वन इज इंक्रीज्ड बाय 4, सेकंड को 4 बढ़ा दिए तो ये 6 हो जाएगा। थर्ड वन इज इंक्रीज्ड बाय 8, थर्ड को हमने 8 बढ़ा दिया तो 11 हो जाएगा। बोलो कोई डाउट है? 11 हो गया। एवरेज ऑफ न्यू नंबर्स इज, तो न्यू नंबर्स का, अब ये जो न्यू नंबर बन गया है, पहले को मैंने 2 बढ़ाया, इसको 4 बढ़ाया, इसको 8 बढ़ाया, तो जो न्यू नंबर्स आए इनका एवरेज अगर मैं निकालने लगूं तो 6 3 9, 9 प्लस 11 20, और 20/3। अब जो न्यू एवरेज है वो कितना आएगा? 20/3। ये 20/3 आ गया नया एवरेज। बोलो कोई डाउट है? 20/3 क्या आ गया? नया एवरेज। सही है। तो आपसे पूछा है नई संख्याओं का औसत, बस खत्म सवाल, कुछ करना नहीं। जो ऑप्शन मुझको n = 3 और a = 2 रखने पे 20/3 दे दे, वही आंसर है। जो ऑप्शन मुझको n = 3 और a = 2 रखने पे, क्योंकि n की वैल्यू को क्या माना था मैंने? 3, a की वैल्यू को क्या माना था मैंने? 2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने इसको 2 बढ़ाया, इसको 4 बढ़ाया, इसको 8 बढ़ाया, तो नया एवरेज कितना हुआ? 20/3। तो n = 3 और a = 2 मानने के बाद नई संख्याओं का एवरेज 20/3 आ रहा है, तो जो ऑप्शन मुझको 20/3 देगा वही आंसर होना चाहिए। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखता हूं तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिखता है मुझे? 2 प्लस 2 टू द पावर n-1, यानी कि 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, -1/3। तो 2 + 4, 4 - 1, 4 - 1 यानी कि 3/3, तो ये तो तुम्हारा 3 हो रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं है। दिस इज नॉट द आंसर। क्लियर है? आप जल्दी जल्दी इसको कर सकते हो। अगर मैं सेकंड ऑप्शन को आंसर मानता हूं तो 2 + 2 × 2 की पावर n-1, यानी कि 2 की पावर 2 - 1, यानी कि 2 दूनी 4, 4 - 1 यानी कि 3, 2 की पावर 2 यानी कि 4, 4 - 1 यानी कि 3/3, तो 3 से 3 कट गया, क्या आ गया? ये तुम्हारा 4 हो गया। तो ये भी आंसर आपका नहीं है। क्लियर है? कोई डाउट है? अगर मैं थर्ड ऑप्शन को आंसर मानता हूं, थर्ड ऑप्शन को एक बार इसको चेक कर लेता हूं मैं, a + 2 × 2 टू द पावर n-1, तो a की जगह हमने 2 रखा, n की जगह क्या रखना हमको? 3, सॉरी n की जगह हमको 3 रखना है। ओके मिस्टेक हो गया, n की जगह हमको 3 रखना, तो 2 की पावर 3 आएगा और -1/3, तो 2 + 2 × अच्छा 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, 8 - 1 कितना होता है? 7, 7/3,
तो ये हो जाएगा 6 + 14 20/3, तो 20/3, यस ये आंसर हो सकता है 20/3, ठीक है, आंसर याद था यार मुझे, ठीक है 20/3, क्लियर है। नाउ अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन को। थर्ड ऑप्शन कितना है, ए की वैल्यू कितनी है 2 + 2 2 टू द पावर n-1, n की जगह क्या रखना है मुझे 3, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, 2/3, तो 2 + 4/3, तो 3 दूनी 6 + 4 तो 10/3 आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है, कोई दिक्कत। इसको अगर देखोगे तो ए के कितना है 2 + 2 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर यानी कि 8 8 - 6 7/3, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। तो आंसर क्या आ गया आपका डी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप इस सवालों को कर सकते हो। तो टोटल 5 सवाल मैंने लिए और हर एक सवाल को मैंने वैल्यू लेट करके सॉल्व करना सिखाया बिना मैथमेटिक्स लगाए, कि आप कोई भी रैंडम नंबर मान लीजिए और उसको इस तरीके से सॉल्व कर दीजिए। क्लियर है, कोई डाउट है? चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन रटे हुए हैं मुझको, और आपको भी इन सब के आंसर रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि ये 5-6 सवाल जो है यही बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, वो नए सवाल नहीं बनाएगा, क्योंकि घुमा फिरा के यही सवाल आने हैं, ठीक है। अगर आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एन संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है ए, तो पहली संख्या x1, दूसरी है x2, तीसरी मान ली मैंने x3, सही बात है, और ये डॉट डॉट ऐसे चलता जा रहा कहां तक xn तक, और ये n संख्याएं होगी, इन n संख्याओं का एवरेज कितना है a, कोई डाउट ना। अब क्या हुआ कि पहली संख्या को हमने 2 बढ़ा दिया, दूसरी संख्या को हमने 4 बढ़ा दिया, 4 का मतलब 2 स्क्वायर, तीसरी संख्या को हमने 8 बढ़ा दिया यानी कि 2 का क्यूब, चौथी संख्या को हमने 16 बढ़ाया 2 की पावर 4, और इसको हमने कितना बढ़ाया होगा n, तो इसको बढ़ाया होगा हमने 2 की पावर n, बोलिए कोई दिक्कत। 2 की पावर n, पहले को 2 बढ़ाया, इसको 4 मतलब 2 स्क्वायर, तीसरी को 2 क्यूब, चौथी को 4 2 की पावर 4, और nv को 2 की पावर n। तो हमने हर एक संख्या को इस तरीके से बढ़ाते चले गए। तो टोटल इंक्रीजमेंट कितना हुआ, टोटल इंक्रीजमेंट जो हुआ एवरेज में वो इतना हुआ ना, 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब + 2 टू द पावर n, टोटल इंक्रीजमेंट ही हुआ। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी हो, 2 पहली संख्या को 2 बढ़ाया, दूसरी को 2 स्क्वायर, तीसरी को 2 क्यूब, और nth नंबर को कितना बढ़ाया 2 टू द पावर n, तो टोटल इंक्रीजमेंट इतना हुआ संख्याओं के सम में, संख्याओं के सम में टोटल इंक्रीजमेंट इतना हो गया टोटल। अब ये क्या है, ये जीपी बन गया, ये जीपी है, जीपी का फॉर्मूला सभी को पता है, जीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए कॉमन रेशियो कितना है यहाँ पे 2, a × r की पावर n-1 बटे r-1, यानी कि 2 × 2 टू द पावर n-1, ये आ गया, ये आ गया, यानी कि इन सब n संख्याओं का जो सम है वो इतना बढ़ गया 2 × 2 टू द पावर n-1, 2 × 2 टू द पावर n-1, इतना क्या बढ़ गया सम, इतना इंक्रीज हुआ है सम। ये संख्याएं टोटल थी कितनी n, तो सम अगर इतना इंक्रीज हुआ है तो एवरेज कितना इंक्रीज हो जाएगा, एवरेज इतना इंक्रीज हो जाएगा, ये क्लियर है भाई। जितना अगर हर संख्या को मैं इस तरीके से इस ऑर्डर में बढ़ाता रहूंगा तो टोटल x1 + x2 + x3 + xn, इनका जो सम होगा, मैं डायरेक्ट लिखा है, इनका जो सम होगा वो टोटल 2 × 2 द पावर n-1 इंक्रीज हो जाएगा। ये तो सम इंक्रीज हुआ, लेकिन हमको देखना है एवरेज, एवरेज पे क्या फर्क पड़ा। तो सम अगर इतना इंक्रीज हुआ तो एवरेज का कंसेप्ट क्या है, केक कटेगा तो सब में बटेगा, तो यहाँ पे केक कितने लोग खाएंगे, n लोग, तो ये जो सम इंक्रीज हुआ ये n लोगों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, यानी कि बटे n, a + 2 × 2 टू द पावर n-1/n, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? तो बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको करना था, ठीक है। चलिए आगे सवाल नंबर 41, देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगले जो 10 सवाल हैं वो अच्छे लेवल के हैं, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल हैं, टफ बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे सवाल है कि पेन उठाने की भी जरूरत नहीं, पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जिन सवालों में पेन नहीं उठाना उनमें दिमाग लगाना, तो वही क्वेश्चन है, गौर से समझने हैं। द एवरेज ऑफ 13 डिस्टिंक्ट इंटीजर इज 58, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला गया कि 13 अलग अलग डिस्टिंक्ट इंटीजर हैं, 13 अलग अलग संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं, और उनका जो एवरेज है वो 58 है, ठीक है। मैक्सिमम हाउ मच नंबर कैन बी ग्रेटर देन 58, तो अधिकतम कितनी संख्याएं 58 से ज्यादा हो सकती हैं।
अगर आपको लॉजिक क्लियर है तो आप देखते ही आंसर बता सकते हो कि आंसर है आपका 12 वर्बली, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। गौर से सुनना, आपके पास 13 डिस्टिंक्ट इंटीजर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरीके से सपोज मैंने बना दिया। 13 डिस्टिंक्ट इंटीजर हैं, सभी अलग अलग संख्याएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनमें से कितनी संख्याएं 58 से ज्यादा हो सकती हैं, यानी कि इनका जो एवरेज है वो 58 बोला गया। एवरेज क्या है इनका 58। तो मुझे बताइए क्या मैं इस संख्या को 58 से ज्यादा ले सकता हूं? कोई पाबंदी है? कोई पाबंदी नहीं है। इस संख्या को भी मैं 58 से ज्यादा ले सकता हूं, इसको भी 58 से ज्यादा ले सकता हूं, इसको भी 58 से ज्यादा, इसको भी 58 से ज्यादा ले सकता हूं, इसको भी 58 से ज्यादा ले सकता हूं, इसको भी 58 से, इसको भी। हम इन सभी संख्या को 58 से ज्यादा ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं। तो 13 में से मैंने 12 संख्याएं 58 से ज्यादा ले ली, लेकिन बेचारा जब मैं 13वीं संख्या पे आया तो ये जो 13वीं संख्या ये मुंह फुला के बैठ गई परेशान। क्यों? इस संख्या को आप 58 से ज्यादा नहीं ले सकते। क्यों ज्यादा नहीं ले सकते? समझने वाली बात यह है कि सभी संख्याएं मैंने 58 से ज्यादा ले ली हैं। अगर मैं लास्ट वाली संख्या को भी 58 से ज्यादा कर दूंगा तो मेरा एवरेज क्या कभी 58 आएगा? नहीं आएगा ना। एवरेज कितना आना चाहिए? 58। तो मैं सभी संख्याओं को 58 से ज्यादा नहीं ले सकता। मैं इन 13 संख्याओं में से 12 संख्या को तो 58 से ज्यादा ले सकता हूं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सभी को 58 से ज्यादा ले सकता हूं। लेकिन मैं 13वीं संख्या को इतना कम कर दूं, 13वीं संख्या को इतना कम कर दूं कि आपका जो एवरेज है वो बैलेंस हो जाए 58 पे। सपोज इसको मैंने 100 ज्यादा ले लिया, इसको मैंने 58 से 200 ज्यादा ले लिया, इसको 300 ज्यादा ले लिया, इसको 400 ज्यादा ले लिया, इसको 500 600, टोटल कुल मिला के ये बहुत ज्यादा ले लिया मैंने। तो जितना मैंने इनको 58 से ज्यादा करा, मैं उतना ही 13वीं संख्या को 58 से कम कर सकता हूं। यानी कि एक ही संख्या काफी है पूरा घर डुबोने के लिए, एक ही आदमी काफी पूरा घर बर्बाद करने के लिए। तो जितना मैं इनको 58 से बढ़ाऊंगा तो 13वीं संख्या में अकेली इतनी औकात है कि मैं उसको उतना ही कम करके वापस से घसीट के एवरेज कितने पे ले आऊं? 58 से। तो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 12 संख्याएं तो ले ही सकता हूं 58 से ज्यादा। बताइए कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? लेकिन मैं सारी की सारी नहीं ले सकता। तो आंसर क्या आएगा इसका? 12। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल आएगा भाई हमारा 42। सवाल नंबर 42 जबरदस्त क्वेश्चन है, बेहतरीन, शानदार, ध्यान से समझना। लॉजिकल क्वेश्चन है भाई। द मीन ऑफ 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर इज 13। 15 अलग अलग नेचुरल नंबर का जो औसत है वो 13 है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकंड लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर इज, तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी सेकंड लार्जेस्ट नंबर की? लार्जेस्ट की नहीं पूछी, सेकंड लार्जेस्ट की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। सेकंड लार्जेस्ट मतलब लार्जेस्ट से एक छोटा होगा वो। अब मुझे ये बताइए कि अगर 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर का एवरेज 13 है तो इन 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर का सम कितना होगा? 15 इंटू 13 यानी कि 195। 195 क्लियर है? 195 क्लियर है? बात सभी को समझ में आई? 195 होगा इन 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर का सम। ना अब क्या है कि हमको जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू केवल और केवल सेकंड लार्जेस्ट की तभी निकलेगी जब मैं बाकी संख्या को मिनिमम लेके चलूंगा, मिनिमम। अब गौर से समझना, टोटल संख्याएं हैं कितनी मेरे पास? 15 है। अब ये सपोज ये तुम्हारी सेकंड लार्जेस्ट है, ये तुम्हारी सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है, और ये तुम्हारी लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट संख्या, और ये तुम्हारी क्या है? ये आपकी लार्जेस्ट है। क्लियर है? कोई डाउट है? ये सेकंड लार्जेस्ट है, ये लार्जेस्ट है। मुझे सेकंड लार्जेस्ट की क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अगर सेकंड लार्जेस्ट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो टोटल 15 में से 2 तो यही लिख दी मैंने, सेकंड लार्जेस्ट लार्जेस्ट। तो बाकी कितनी बची? बाकी बची 13 संख्याएं, बाकी बची 13 संख्याएं। बाकी कितनी बची? बाकी बची आपकी 13 संख्याएं, 13, और 2 ये रही सेकंड लार्जेस्ट और लार्जेस्ट। तो अगर मुझे सेकंड लार्जेस्ट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे इन 13 संख्याओं को मिनिमम
कम से कम लेना पड़ेगा। मुझे इन 13 संख्याओं को मिनिमम कम से कम लेना पड़ेगा। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कम से कम लेना पड़ेगा। अगर कम से कम लेना है तो सबको मैं 1 1 1 1 1 1 ले लेता, लेकिन क्वेश्चन में एक वर्ड डाल दिया डिफरेंट की। ये जो सारे के सारे नंबर है डिफरेंट है, यानी कि 13 नंबर को मुझे डिफरेंट भी लेना है और कम से कम भी लेना है। तो मुझे तुम बताओ, क्या मैं इन 13 डिफरेंट नंबर को क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये नहीं लूंगा? बोलिए, कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? क्या मैं ये जो 13 नंबर है मैं इनको 1 2 3 4 5 6 अप टू 13 तक नहीं ले लूंगा? क्योंकि मुझे डिफरेंट भी रखना था और कम से कम भी रखना था। तो बराबर, अगर मुझे कम से कम रखना होता तो केवल 1 1 1 1 हो जाता, लेकिन डिफरेंट भी रखना है तो इसलिए मैंने ये ले लिया। तो अगर ये मैंने 1 से लेके 13 तक मान ली तो सम कितना आ जाएगा? इनका सम 13 नंबर का कितना आ जाएगा? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, यानी कि आ जाएगा तुम्हारा 91 91 आ गया। टोटल 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर का सम है कितना? 195, जबकि 13 नंबर का 91 आ गया। तो मुझे ये बताइए कि जो सेकंड लार्जेस्ट और लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट और लार्जेस्ट है, इनका सम कितना बचा? फिर इनका सम आ गया 195 माइनस 91, यानी कि 104। इनका दोनों का सम सेकंड लार्जेस्ट और लार्जेस्ट का 104 होना चाहिए। 104 भाई, 91 ये 104, ये टोटल 195 हो गया। तो इन दोनों का सम 104 होना चाहिए, 104। लेकिन ये नेचुरल नंबर भी हैं। अब गौर सुनना, अगर ये 104 है और मुझे ये सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू निकालनी है, वो भी मैक्सिमम, सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम। तो अगर यहां पे 104 है तो मेरे दिमाग में एक चीज आएगी कि मैं दोनों को 52 कर देता हूं, 52 मैक्सिमम हो जाएगी भाई 52 से ज्यादा तो ले नहीं सकता मैं सेकंड लार्जेस्ट को, फिर सेकंड लार्जेस्ट ही लार्जेस्ट बन जाएगा। क्लियर है? तो मेरे दिमाग में एक चीज आएगी कि मैं दोनों को 52 कर देता हूं। सेकंड लार्जेस्ट को मैं 53 थोड़ा ना ले लूंगा। अगर मैं सेकंड लार्जेस्ट को 53 ले लूंगा तो ये तो लार्जेस्ट से ज्यादा हो जाएगी ना, तो 52 आएगी। लेकिन 52 के साथ एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि सब बोला गया कि डिफरेंट नेचुरल नंबर आना चाहिए, यानी कि मैं 52 नहीं ले सकता। अगर मैं 52 नहीं ले सकता तो मेरे दिमाग में एक चीज आएगी कि ऐसा करता हूं कि इसको मैं तो 51 कर देता हूं और इसको मैं 53 कर देता हूं, इसको मैं 51 कर देता हूं, इसको मैं 53 कर देता हूं। यानी मैं सेकंड लार्जेस्ट को मैं कर देता हूं 51 और लार्जेस्ट को कर देता हूं मैं 53। तो मैं पाऊंगा कि यहां पे देखो दोनों डिफरेंट भी आ गए, दोनों का सम भी 104 आ गया, और सेकंड लार्जेस्ट जो है वो लार्जेस्ट से छोटा है, थोड़ा सा ही छोटा है। मुझे बताओ कि इसके अलावा और कोई चीज दिमाग में आ रही है किसी के? 52 में कर नहीं सकता क्योंकि डिफरेंट, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट करना है और डिफरेंट भी रखना है। तो दिमाग में आया कि इसको एक कम कर देते हैं, इसको एक बढ़ा देते हैं, तो 51 हो गए, 53 हो गए, 51 प्लस 53 104। तो सेकंड लार्जेस्ट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 51। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? बहुत ही शानदार अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर है 43। सवाल नंबर 43 भी जबरदस्त क्वेश्चन है, देखते जाइए। अर्थमेटिक मीन ऑफ 3a एंड 4b ग्रेटर देन 50। ठीक है, 3a एंड 4b का जो अर्थमेटिक मीन है वो 50 से बड़ा है। एज ट्वाइस बी, ए जो है बी का 2 गुना है। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ ए, तो ए की स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू क्या होगी? ए की स्मॉलेस्ट सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आपको बताने। तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि 3a प्लस 4b, 3 और 4b का जो एवरेज है यानी कि ये वो 50 से बड़ा इज ग्रेटर देन 50। सही बात है, बोलिए कोई दिक्कत इसमें? तो यहां से मैं क्या ये नहीं कह सकता कि 3a प्लस 4b इज ग्रेटर देन 100, 3a प्लस 4b इज ग्रेटर देन 100 ना। इसके बाद एज ट्वाइस बी, ए जो है बी का 2 गुना है, तो ए हो गया तुम्हारा ट्वाइस बी। ओके, तो ए का स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आपको निकालनी, तो ए जो है बी से 2 गुना है, ए जो है बी से 2 गुना, तो आपको ए की वैल्यू निकाल ले, तो बी से मुझे मतलब है ही नहीं। तो इस 4b को मैं रिप्लेस कर देता हूं ए से, 4b को ना रिप्लेस कर देता हूं। गौर से देखिए कि अगर a बराबर 2b है तो 2a बराबर क्या होगा? 4b होगा, यानी कि 4b की वैल्यू क्या है? 2a के बराबर।
तो 4b की जगह मैं 2a रखूंगा तो 2a प्लस 3a कितना हो जाएगा 5a। 2a प्लस 3a कितना हो जाएगा 5a। तो 5a इज ग्रेटर देन कितना हो गया 100। तो a की वैल्यू ग्रेटर देन कितनी होगी 20। a की वैल्यू कितनी है ग्रेटर देन 20, यानी कि a की वैल्यू 20 से बड़ी होनी चाहिए। a की वैल्यू क्या होना चाहिए 20 से बड़ी होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा है वो ये पूछा है स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू 20 से बड़ी होनी चाहिए और आपको स्मॉलेस्ट भी पूछी है। तो 20 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या होता है, इंटीजर पूछा है ना, तो 20 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या होता है 21। तो आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का 21, यानी कि सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। ए की वैल्यू जो है 20 से जस्ट बड़ी होनी चाहिए और आपको स्मॉलेस्ट भी लेनी है, तो ज्यादा बड़ा तो लेंगे नहीं, 20 से जस्ट बड़ा इंटीजर ले लेंगे, दैट मीन्स 21। क्लियर, कोई डाउट। नेक्स्ट सवाल नंबर है भाई आपका 44, सवाल नंबर 44। सवाल नंबर 44 भी आपके पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ भी दम नहीं है सवाल में। एवरेज मंथली इनकम ऑफ सर्टेन एग्रीकल्चरल वर्कर्स इज एस। तो कुछ एग्रीकल्चर वर्कर हैं ना जो खेती का काम करते हैं, एग्रीकल्चरल वर्कर्स, ठीक है भाई, उनकी जो एवरेज इनकम है, एवरेज मंथली इनकम है वो कितनी है एस। एवरेज मंथली इनकम कितनी है इनकी एस, तो ये होगी एस। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एंड दैट ऑफ अदर वर्कर्स इज टी। और एग्रीकल्चर वर्कर्स के अलावा जो आपके अदर वर्कर्स हैं, जो अन्य वर्कर्स हैं, अन्य वर्कर्स की जो एवरेज इनकम है वो है टी, वो है टी। क्लियर है। तो ये जो लिखा है ये मैंने एवरेज इनकम लिखा है, एवरेज इनकम मंथली की, मंथली की। नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर इज 11 टाइम्स दैट ऑफ अदर वर्कर। जो आपके कृषि वाले जो श्रमिक हैं, जो आपके एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं, इनकी जो संख्या है वो अदर वर्कर्स से 11 गुना है, 11 टाइम्स है। मतलब अदर वर्कर्स यदि एक हैं तो एग्रीकल्चर वर्कर 11 गुना, यानी कि कितने हैं 11। तो आपसे पूछा एवरेज मंथली इनकम ऑफ ऑल दी वर्कर्स, तो सारे वर्कर की एवरेज मंथली इनकम क्या है, एवरेज मंथली इनकम ऑफ ऑल दी वर्कर्स। तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। टोटल वर्कर कितने होंगे 11 एग्रीकल्चर वाले, एक अदर, टोटल वर्कर्स हो गए आपके 12। 11 एग्रीकल्चर वर्कर की एवरेज इनकम एक्स है, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी इनकी 11s। अरे समझे कि नहीं, थोड़ा दिमाग लगाइए भाई। 11 एग्रीकल्चरल वर्कर की एवरेज इनकम एस है, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 11 इंटू एस, टोटल एग्रीकल्चरल वर्कर्स की इनकम आ गई। एक वर्कर की जो है, एक अदर वर्कर की जो है इनकम टी दे रखी है, तो इसकी कितनी आ जाएगी टोटल इनकम टी, ऐड कर दिया 11s प्लस टी। तो ये क्या आ गई, कंपनी में काम करने वाले सारे वर्कर्स की टोटल इनकम आ गई। अब टोटल वर्कर हैं कितने, टोटल वर्कर हैं आपके 11 प्लस 1 12, टोटल वर्कर हैं कितने 12, तो 12 टोटल वर्क है, तो उसको 12 से डिवाइड कर दिया। तो ये सारे वर्कर्स की एवरेज इनकम आ गई 11s प्लस टी बटे 12, यानी कि सी ऑप्शन। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें। देखिए कितना आसान सा सवाल है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, सवाल नंबर 45। एंड सवाल नंबर 45 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से समझना, थोड़ा लॉजिकल है, आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। 22 में से 9 सदस्यों के वजन को लगातार मापा जाता है। एक ग्रुप ऑफ पीपल है 22 लोगों का। अब इस 22 लोगों के ग्रुप ऑफ पीपल में से 9 लोग हमने कोई उठा लिए और उन 9 लोगों के वजन को लगातार नापा जाता है। पहले एक का नापा, उतारा, फेंका, साइड में करा, दूसरे का नापा, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, ठीक है। और प्रत्येक सदस्य के वजन के बाद उनके औसत वजन की गणना की जाती है। अब प्रत्येक आदमी का वेट करने के बाद क्या निकाला जाता है, एवरेज वेट निकाला जाता है, एवरेज वेट। पहले आदमी को खड़ा किया, उसका वजन किया, एवरेज निकाला, दूसरे आदमी का वेट कैलकुलेट किया, एवरेज वेट निकाला, जो 2 लोग तुल चुके हैं, तीसरे आदमी का वेट कैलकुलेट किया, 3 लोग जो तुल चुके हैं उनका एवरेज निकाला, चौथे आदमी को खड़ा किया, उसका वेट कैलकुलेट किया, 4 आदमी जो तुल चुके हैं उनका एवरेज निकाला, 5वें आदमी को खड़ा किया, 5 आदमी अब तक तुल चुके हैं, उन 5 आदमियों का एवरेज निकाला, ठीक है। और हर बार जो औसत वजन है वो 1 किलो बढ़ता जाता है। हर बार औसत वजन कितना बढ़ता है, 1 किलो बढ़ता है। तो पहले वाले व्यक्ति की तुलना में 9वां जो व्यक्ति है वो कितना ज्यादा भारी है, पहले वाले व्यक्ति की तुलना में 9वां व्यक्ति कितना ज्यादा भारी है, कितने किलोग्राम ज्यादा वजन है उसका, ये पूछा है आपसे। क्लियर है, कोई डाउट है, बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है। अब यहां पे
कहीं भी देखो टोटल ग्रुप ऑफ पीपल 22 लोगों का बताया था, हमें 22 लोगों से मतलब है ही नहीं, हमें मतलब केवल 9 लोगों से जो तोले जा रहे हैं, तो 9 लोगों पे हम काम करेंगे। दूसरी बात, क्वेश्चन में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि जो लोग हम तोल रहे हैं उनके वजन कितने कितने, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूं, ठीक है, कुछ भी मैं स्टार्ट कर सकता हूं अपनी मर्जी से मान के। तो मैंने ये मान लिया कि जो पहला बंदा आपने तोला उसका वजन सपोज 1 kg है, जो पहला बंदा आपने तोला उसका वजन सपोज 1 kg है। 1 kg वजन आया, गौर से सुनना, 1 kg वजन आया, आपने एवरेज कैलकुलेट किया, 1 kg का एवरेज निकालोगे तो 1 ही आएगा, एवरेज कितना आया 1। क्लियर है? पहला बंदा आपने कांटे पे खड़ा किया, चल तो लो, आपने आपको उसका वजन आया 1 किलो, ठीक है, मान लो भाई 1 किलो, एवरेज कितना है 1 किलो, सही बात है ना। अब आपने दूसरा बंदा कांटे पे खड़ा करा, उसका वेट निकाला, उसका वेट निकाला, वेट निकालने के बाद एवरेज जो है, अब क्या हुआ 1 kg बढ़ गया, पहले एवरेज कितना था 1, अब जो एवरेज है वो 1 से बढ़कर कितना हो गया 2 kg हो गया, दूसरे बंदे का वजन आपने निकाला। अरे समझे कि नहीं, कोई डाउट है यहां पे? क्लियर है? यहां पे मैं लिख रहा हूं वेट ऑफ पर्संस, यहां पे मैं लिख रहा हूं वेट ऑफ पर्संस, ठीक है, और यहां पे मैं लिख रहा हूं एवरेज वेट ऊपर। क्लियर है? पहला वजन, पहला व्यक्ति तोला कितने का 1 किलो का, एवरेज कितना है 1 kg, दूसरा व्यक्ति पता नहीं कितने किलो का है, दूसरे आदमी का वेट आपने कैलकुलेट किया, पता नहीं कितने किलो का, आई डोंट नो दूसरे व्यक्ति का वेट क्या, लेकिन पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति का जो एवरेज वेट है वो 1 kg बढ़ गया, यानी कि 1 से कितना हो गया 2 kg हो गया। तो अगर इन दोनों का एवरेज वेट तुम्हारा 2 kg है तो जाहिर सी बात है जो सेकंड पर्सन है 3 kg का रहा होगा, 3 kg का। बोलिए कोई डाउट है कितने का रहा होगा? 3 kg का रहा होगा। कोई दिक्कत है इसमें? किसी भी स्टूडेंट को 3 kg का रहा होगा। देखिए 1 + 3 4 kg, 4 kg का एवरेज निकालोगे 2 kg आएगा। नाउ अब तीसरा बंदा आया, थर्ड बंदा आया, ये आ गया थर्ड बंदा आने के बाद आपने अब इन तीनों लोगों का वेट निकाला, फर्स्ट का भी, सेकंड का भी, थर्ड का भी, तीनों लोगों का एवरेज निकाला, और तीनों लोगों का जब आपने एवरेज निकाला तो एवरेज जो है 1 kg बढ़ गया। पहले एवरेज कितना था 2, अब 2 से एवरेज बढ़ के हो गया आपका 3 kg। तो इन तीनों लोगों का जो एवरेज है वो 3 kg है। अगर एवरेज 3 kg है, गौर से समझते रहना, अगर एवरेज 3 kg है तो टोटल वेट तीनों लोगों का 9 kg होना चाहिए। 3 और 1 4, 3 और 1 4, तो ये कितने का होगा? क्या ये 5 kg का नहीं होगा? 3 और 1 4, 4 + 5 9। कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? क्लियर है बात यहां तक? अब आप चौथा बंदा लेके आए, पता नहीं चौथा बंदा कितने किलो का है, आई डोंट नो चौथा बंदा कितने किलो का है। अब जैसे चौथा बंदा का वजन आपने किया, अब आपने चारों लोगों का वेट निकाला, चारों लोगों का एवरेज वेट निकाला, चारों लोगों का जो एवरेज वेट है वो 1 kg बढ़ गया। 1 kg बढ़ गया मतलब 3 kg से बढ़ के कितना हो गया तुम्हारा? 4 kg हो गया। 3 kg से बढ़ के कितना हो गया? 4 kg। तो इन 4 लोगों का जो एवरेज वेट है वो 4 kg। अगर एवरेज वेट 4 kg है तो टोटल सम कितना होगा? 16 kg। तो 3 और 1 4, 5 9, तो ये कितने का होगा तुम्हारा? 7 kg का। ये जो चौथा बंदा है कितने का होगा तुम्हारा? 7 kg का। क्लियर है? कोई डाउट है? मैं समझाता जा रहा हूं। अब आप पांचवा बंदा पकड़ के लाए तो देखिए ये आ गया आपका पांचवा बंदा पता नहीं कितने केजी का है। अब आपने पांचवें बंदे का वेट कैलकुलेट करके इन पांचों लोगों का एवरेज वेट निकाला। पांचों लोगों का एवरेज वेट जो है वो तुम्हारा 1 kg बढ़ गया, यानी कि 4 kg था पहले, अब 4 kg से बढ़ के 5 kg हो गया। तो 5 लोगों का एवरेज वेट कितना है तुम्हारा? 5 kg है। कितना है? 5 kg। तो टोटल सम कितना होगा? 25 kg। इन सभी लोगों का जो टोटल वेट है 25 kg होना चाहिए। अभी तक तो 16 है, तो 16 ये कितने का होगा तुम्हारा? 9 kg का। यही सीरीज आगे चलती रहेगी क्या? यही सीरीज चलती रहेगी, बोलो कोई डाउट है? ऊपर मैंने एवरेज वेट लिखा है, नीचे वेट ऑफ पर्संस लिखा है। नाउ अब गौर से सुनना, मैं आपको यहां पे पैटर्न दिखाना चाहता हूं। ये रहा पहला व्यक्ति 1 kg का, दूसरा व्यक्ति इससे कितना ज्यादा भारी है? 2 kg। दूसरा व्यक्ति इससे कितना ज्यादा भारी है? 2 kg। तीसरा व्यक्ति इससे कितना ज्यादा भारी है? 4 kg। भाई ये 1 kg का, 5 kg का। दूसरा व्यक्ति कितना भारी है? 4 kg। तीसरा व्यक्ति कितना भारी है? तीसरा व्यक्ति है भाई ये 1 kg का, 7 kg का, 6 kg। तीसरा व्यक्ति 6 kg। चौथा व्यक्ति कितना भारी है? चौथा व्यक्ति 9 kg का है, ये 1 kg का, तो चौथा व्यक्ति 8 किलो ज्यादा भारी है। तो पहला आदमी 2 किलो भारी,
दूसरा आदमी 4 किलो भारी, तीसरा आदमी 6 किलो ज्यादा भारी और चौथा आदमी 8 किलो ज्यादा भारी, तो नौवां जो आदमी वो कितने गुना भारी होगा? 18 केजी। तो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, 18 केजी। 18 केजी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को यहां तक? तो बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन था, मैंने आपको पूरा पैटर्न बना के समझा दिया। अब आपके दिमाग में पैटर्न छप गया होगा कि हमेशा यही चीज चलने वाली है। क्लियर है? ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे कोई और वैल्यू दे के 1 केजी की जगह 2 केजी दे दे, तब आप नया पैटर्न बना लोगे। तो आपको एक दो चीज ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। क्लियर? सभी को समझ में आया? बहुत ही आसान और कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे। सवाल नंबर है 46। सवाल नंबर 46, ऑफ द 3 नंबर्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ द सेकंड एंड थर्ड बाय 15, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड ऑफ द 3 नंबर्स। तो 3 नंबर भाई मैंने मान लिया कि सपोज ABC है, 3 नंबर मान लिए मैंने ABC है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड का जो एवरेज है, अच्छा फर्स्ट एंड सेकंड का जो एवरेज है इज ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ सेकंड एंड थर्ड बाय 15। फर्स्ट और सेकंड नंबर का एवरेज A प्लस B बाई 2, सेकंड और थर्ड नंबर के एवरेज यानी कि B प्लस C बाई 2, B प्लस C बाई 2 से कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। बताइए, यही तो बोला है। तो जो लैंग्वेज में बोला गया था उस बात को मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है? आपसे पूछा है कि यहां पे फर्स्ट और थर्ड नंबर का डिफरेंस क्या है। तो अगर आप गौर से देखोगे यहां पे A प्लस B, A बाई 2 प्लस B बाई 2 बराबर B बाई 2 प्लस C बाई 2 प्लस 15। ठीक बात है? 2 से डिवाइड कर दिया। देखिए B बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, सही बात है। C बाई 2 इधर आ गया तो कितना हो जाएगा? A माइनस सी बाई 2 बराबर 15। तो A माइनस सी की वैल्यू कितनी आ गई? A माइनस सी की वैल्यू आ गई 15 दूनी 30। तो 30 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, जो कि आपका डी ऑप्शन है 30। क्लियर है? कोई डाउट है? आप इसको माइंड में भी सॉल्व कर सकते थे, पर मैंने आपको पूरा तरीके से बता दिया क्योंकि आपको आना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है भाई, सवाल है 47 नंबर। सवाल नंबर 47 अच्छा है, ठीक है। एक सवाल प्रीवियस सर्विस टाइप का आया हुआ है, उसी को थोड़ा सा चेंज करके मैंने नया सवाल बनाया है। ये ध्यान से समझना। द एवरेज ऑफ ए नॉन जीरो नंबर कॉमा इट्स स्क्वायर एंड इट्स क्यूब इज 127 टाइम्स द नंबर इज। एक नॉन जीरो नंबर है, मतलब जीरो के अलावा कोई एक संख्या है, उस संख्या का स्क्वायर, उस संख्या के क्यूब का जो एवरेज है वो संख्या का 127 गुना है, तो वो संख्या क्या है? तो आसान से क्वेश्चन। सपोज मैंने वो संख्या क्या मान ली? x मान ली। क्या मान ली? x। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी संख्या के स्क्वायर, उसी संख्या के क्यूब का जो एवरेज है, एवरेज कैसे निकलेगा? 3 संख्या का जोड़ के 3 से डिवाइड कर दीजिए। जो एवरेज है वो संख्या से 127 गुना यानी कि इंटू 127, x इंटू 127। बताइए, कोई डाउट है? क्लियर है? सिंपल सी बात, एक ही लाइन में लिख दिया मैंने इस स्टेटमेंट को। चलिए अब यहां पे हम क्या करते हैं, x क्या है? नॉन जीरो नंबर बोला, तो पूरी इक्वेशन को हम x से डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x से डिवाइड कर दिया, 3 की उधर मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 360 प्लस 21 381। 127 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 381, और x से डिवाइड कर दिया। क्लियर है? नाउ समझते रहना। यहां तो चाहे तो आप इसको ऑप्शन से भी सेटिस्फाई कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है। अगर मैं यहां पे गौर से देखूं, ये x की तो वैल्यू दे रखी है, अगर मैं x की वैल्यू देखो 20 ना, तो 20 पॉसिबल है ना, 21 पॉसिबल है। ओके, x के लिए 20 रखोगे तो 20 का स्क्वायर खुद ही 400 हो गया, लाना तो केवल 381 है, तो 20 पॉसिबल नहीं, ना ही 21 पॉसिबल है। और x की वैल्यू अगर तुम यहाँ पे 20 रखोगे तो 20 का स्क्वायर 400, तो 381 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। 18 का स्क्वायर 384 प्लस 18, ये कभी भी नहीं हो पाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? बी ऑप्शन। देखते ही हो गया, क्योंकि 18 का स्क्वायर 324 तो बहुत छोटा हो गया ना 381 से, उसके पास पहुंचेगा ही नहीं। क्लियर? खत्म सवाल। और 19 हो गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते तो इसको आंसर भी आ जाएगा एग्जैक्ट। x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 381 माइनस 1 कितना आ गया? 380। 380।
तो वैसे तो ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, पर इसको हिट एंड ट्रायल से भी सॉल्व कर सकते हो। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से अगर एक्स कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 1 प्लस एक्स। अच्छा 380 को क्या लिख सकते हो 19 गुणा 20, 380 को क्या लिख सकते हो 19 गुणा 20, ये हो जाएगा ना। तो यहां पे गौर से देखना, x की वैल्यू 19 और 1 प्लस एक्स की वैल्यू 20 दिख रही है, तो जाहिर सी बात है x की वैल्यू कितनी है 19, तो 19 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। आसान सा सवाल है, द एवरेज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज 45। तीन संख्याएं एक्स वाई और जेड का जो एवरेज है वो 45 है, ठीक है। एक्स वाई और जेड का एवरेज 45, एज मच मोर देन द एवरेज एज वाई इज लेस देन द एवरेज, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। जेड की वैल्यू निकालनी, क्या आ गया आंसर 45 आ गया। क्लियर है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। तीन संख्या एक्स वाई जेड का जो एवरेज है, एवरेज कितना बोला है 45 बोला है। तीन संख्या एवरेज, एवरेज होता क्या है कि एक्स भी 45 वाई भी 45 जेड भी 45, तो एवरेज भी कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। हर नंबर को हम 45 मान सकते हैं, यही तो एवरेज होता है। अब यहां पे एक्स वाई जेड तीन संख्या, उनका एवरेज 45 है। एक्स जो है एवरेज यानी कि 45 से उतना ही ज्यादा है जितना वाई 45 से कम है, यानी कि ये 45 से जितना ज्यादा है वाई 45 से उतना ही कम है, यानी कि इन दोनों का एवरेज 45 से हो गया, तो जेड मस्ट भी 45, तभी तो एवरेज 45 आएगा। सीधा माइंड में सोच सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा, इतना नहीं सोच पा रहे हो तो सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करना सभी को आता है, उसमें महारत हासिल ही है कि अगर एक्स वाई जेड का एवरेज अगर 45 दे रखा है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा 135, 135 हो गया तीनों का सम। एक्स जो है एक्स इज एज मच मोर देन द एवरेज एज वाई, एक्स जो है एवरेज से उतना ही ज्यादा है। एवरेज क्या है 45, तो एक्स जो है सपोज 45 से के ज्यादा है, और वाई जो है एवरेज से उतना ही कम है, तो वाई जो है एवरेज यानी कि 45 से के कम है। क्लियर है, और प्लस जेड बराबर 135। बोले कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को यहां तक? देखिए के से की कट गया, तो जेड बराबर 135 माइनस 90 कितना हो गया 45। क्लियर है, तो मैं इसलिए कह रहा था कि ये अगर 45 से ज्यादा बढ़ गया, जितना 45 से इंक्रीज हुआ उतना ही 45 से डिक्रीज हो गया, यानी कि यहां तक चीजें बैलेंस रही, तो जेड के लिए भी क्या होनी चाहिए 45। ठीक है, चलिए सवाल नंबर है 49। सवाल नंबर है 49। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, गौर से समझना। आउट ऑफ 4 नंबर्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 26। ठीक है ना, आउट ऑफ 4 नंबर द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 26 एंड दैट ऑफ लास्ट 3 संख्याओं का एवरेज 24.5 है। लास्ट नंबर जो 19 है, तो बताइए फर्स्ट नंबर क्या है। तो इस क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से कर सकते हो, बेसिक से भी बना सकते हो और एवरेज की डेफिनेशन से भी बना सकते हो। ठीक है, चलिए आपको दोनों तरीके आने चाहिए। सपोज 4 नंबर जो हैं भाई आपके ए बी सी डी हैं, ए बी सी डी हैं। 4 नंबर सपोज आपके ए बी सी डी है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि 4 नंबर में से पहले 3 का जो एवरेज है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 जो है वो 26 है। अगर एवरेज 26 है तो पहले 3 नंबर का सम कितना होगा 78 होगा, 78। सही है, बोलो कोई डाउट? और लास्ट 3 का जो एवरेज है वो कितना है 24.5 है। तो अगर मैं इनका एवरेज निकालूं तो b प्लस सी प्लस डी कितना आएगा 24.5 इंटू 3, तो 72 प्लस 1.5 तो 73.5 आ जाएगा सम। 24.5 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा 73.5। बोलिए कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? तो अगर मैं इनको सीधा सीधा माइनस कर दूं तो यहां से a माइनस डी कितना आ गया 4.5, a माइनस डी 4.5 आ गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है लास्ट नंबर 19, यानी कि डी की वैल्यू 19 दे रखी है, तो ए की वैल्यू 19 इधर चला जाएगा, 19 प्लस 4.5 कितना आएगा 23.5, 23.5, यानी कि बी ऑप्शन आ जाएगा आंसर। क्लियर, कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, पर इस तरीके से ना करके आप इसको माइंड में सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, क्वेश्चन में जैसे ये दे रखा है कि ए बी सी 3 संख्याएं, 3 संख्याओं का एवरेज कितना है 24। अब बी सी डी 3 संख्याएं लास्ट 3 संख्याओं का एवरेज कितना है, अच्छा 26 दे रखा है ना। फर्स्ट 3 का एवरेज 26 दे रखा है, लास्ट 3 का एवरेज दे रखा है 24.5। ठीक है,
तो मुझे गौर से देख के ये बताओ कि ABC यहां, BC यहां भी है, BC यहां भी है, दोनों जगह सेम है BC BC। तो कहने का मतलब है कि BC तो दोनों जगह सेम है, A को हटाया है और D को लाए। A को रिप्लेस कर दिया किसने? D ने। A को रिप्लेस कर दिया किसने? D ने। A को हटाए, D को लाए, तो एवरेज में कितने की कमी आ गई? एवरेज में 1.5 की कमी आ गई। 26 से एवरेज 24.5 हो गया, तो एवरेज में कितने की कमी आएगी? 1.5 की। भाई बी सी दोनों जगह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ए को हटाए और डी को ले आए, ए को हटा दिया और डी को ले आए ना, यहां पे ए है यहां पे डी है, एवरेज में कितने की कमी आएगी? 1.5 की। अगर ए को हटाने की वजह से डी को लाने की वजह से एवरेज में 1.5 की कमी आएगी, तो टोटल सम में कितने की कमी आई होगी? 4.5 की ना, यानी कि ए जो है आपका डी से 4.5 ज्यादा रहा होगा, तभी तो एवरेज में 1.5 की कमी आई है। यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सीधा सीधा 19 + 4.5 23.5। तो ये आ जाएगा आंसर, वर्बली आ जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, पहले 3 संख्याओं का एवरेज 26 है, लास्ट 3 का 24.5 है, तो एवरेज में कितने की कमी आई? 1.5 की। यानी कि जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से 4.5 ज्यादा होनी चाहिए, 4.5 ज्यादा होनी चाहिए चौथी से। चौथी संख्या 19 में 4.5 ऐड कर दीजिए, 23.5 आंसर आ गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, सवाल नंबर 50, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेलवे के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, और सेम टू सेम सवाल एसएससी में भी बन सकता है, प्री में बन सकता है, मेंस में भी। फाइंड द एवरेज इंक्रीज रेट इफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन द फर्स्ट ईयर इज 30% एंड दैट इन द सेकंड ईयर इज 40%। औसत वृद्धि दर ज्ञात करें यदि पहले वर्ष में जनसंख्या में वृद्धि 30% है और दूसरे वर्ष में 40% है, तो औसत वृद्धि दर ज्ञात करें। मतलब कोई गांव है, उसकी पॉपुलेशन जो पहले साल बढ़ती है 30%, दूसरे साल बढ़ती है 40%, तो पूछा है कि एवरेज कितना इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में, एवरेज इंक्रीज कितना है। तो आंसर ये मत कर देना 30 + 40 कितना आ गया? 70/2 35। 35 तो आंसर दिखेगा ही नहीं, समझोगे क्वेश्चन गलत है, ऐसा नहीं है। गौर से समझिए, सपोज गांव में 100 लोग थे, सपोज गांव में कितने लोग थे? 100 लोग थे। पहले साल गांव की पॉपुलेशन 30% बढ़ी, तो 30% बढ़ी तो 100 में 30 लोग बढ़ गए, तो पॉपुलेशन कितनी होगी? 130। अब गांव की पॉपुलेशन 130 है। अब क्या हुआ? अगले साल गांव की पॉपुलेशन 40% बढ़ी, 40% बढ़ी, तो जो 40% बढ़ेगी वो 130 में ही तो बढ़ेगी। सेकेंड ईयर में सक्सेसिव का कंसेप्ट है ना, सक्सेसिव 130 में ही तो बढ़ेगी 40%, तो 130 का 40% कितना होता है? 52। यानी कि अगले साल जो गांव की पॉपुलेशन बढ़ेगी, पहले साल कितने लोग बढ़े? 30, अगले साल 130 का 40% कितने लोग बढ़ेंगे? 52। यानी कि गांव की पॉपुलेशन हो कितनी गई? 182। 130 + 52 182। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 साल में गांव की पॉपुलेशन 100 से बढ़ के कितनी होगी? 182। तो कितना इंक्रीज हुआ? 82। गांव में कितने लोग बढ़े? 82 लोग बढ़े गांव में 2 साल में। अगर 2 साल में गांव में 82 लोग बढ़ते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि हर साल गांव में 41% लोग बढ़े, 41। तो एवरेज जो इंक्रीज है ना वो 41% आएगा, ना कि 35%। क्लियर है? कोई डाउट है? मैं ये कह सकता हूं कि अगर 2 साल में, 2 साल बाद अगर मैं चेक करूं, तो मैं ये थोड़ी ना कहूंगा कि 30 पहले साल 30 बढ़े 52 बढ़े, मैं कहूंगा यार हर साल ना 41% लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब 2 साल में 100 से 182 हो गई, तो पहले साल भी 41, अगले साल भी 41, तो कुल मिला के 182 लोग हो गए। कोई डाउट? क्लियर है?